अस्सलामुअलैकुम। जैक कैलर का सुकून बर्बाद हो गया। वो बड़े आराम और राजदारी से असला साज फैक्ट्री को फ़रोख्त करने के लिए शहर में आया था। उसका ख्याल था कि उसे कोई नहीं पहचान सकेगा। अचानक ही पता चला कि वो नन्हा सा दुश्मन उसकी शामत बनकर चिल्ली से यहाँ आ गया है। उसने सैंडी ग्रे जैसे टेलीपैथी जानने वाले का बुरा अंजाम देखा था। सैंडी ने उस बच्चे से दुश्मनी की थी। इसके बरक्स उस बच्चे ने सैंडी को मौत के मुंह में पहुंचा दिया। अब उसे भी सैंडी ग्रे की तरह मौत के घाट उतारने आ गया था। उसने ख्याल ख्वानी के जरिए अपने साथी महाधाबी को मुखातिब किया। तुम कहाँ हो? फौरन मेरे पास आओ। महाधाबी ने कहा, मैं तुम्हारे आलाकार के दिमाग में हूँ। तुम्हारा ब्रीफ केस उसके पास है। मुझे अब ये इत्मीनान हो रहा है कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है। तुम चाहो तो उससे मिलकर अपना ब्रीफ केस ले सकते हो। मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूँगा। बड़ी गड़बड़ हो गई है। तुम फौरन मेरे पास आओ। वो बच्चा मौत बनकर यहाँ आ गया है। महादाबी ने पूछा, तुम किस बच्चे की बात कर रहे हो? क्या तुम अदनान को भूल गए हो? फरहाद और सोनिया का पोता? हाँ, ताजुब की बात है कि जिस त्यारे को हम अगवा करके यहाँ लाए हैं वो उसी त्यारे में आया है। दूसरे लफ्ज़ों में मैं खुद अपनी मौत को अगवा करके अपनी तरफ ले आया हूँ। ओ माई गॉड, क्या सोनिया भी उसके साथ है? हाँ, वो उसके साथ है और पता नहीं कितने ख्याल ख्वानी करने वाले उसके आगे पीछे होंगे। तुमने उसे कहाँ देखा है? मैंने उसके दिमाग में रहकर उसकी कुछ बातें सुनी हैं। उसके ख्यालात पढ़े हैं, फिर अचानक ही उसके ख्यालात गडमड हो गए, जैसा कि उसके दिमाग में होता रहता है। फिर मैं ये मालूम ना कर सका कि वो अपनी दादी के साथ कहाँ है। मेरा ख्याल है वो दोनों एयरपोर्ट से निकलकर किसी होटल में क्याम करे होंगे। वो जहाँ भी हो, सोनिया उसके साथ है। तुम तो जानती हो कि वो कितनी खतरनाक औरत है। हमारे हथियार भी उसके आगे बेकार हो जाएंगे। हम उस बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। इस तरह बुजदिली से सोचोगे तो वो तुम पर हावी होकर तुम्हारी मौत बन जाएगी। तुम मुझे जोश ना दिलाओ। कितने ही शाहजोर जोशो जुनून में आकर सोनिया से टकराकर फना हो चुके हैं। हमारे पास फरहाद और सोनिया की पूरी हिस्ट्री मालूम है। तुम भी देख चुके हो और उनके बारे में बहुत कुछ मालूम कर चुके हो। उनसे दूर रहने में ही हमारी सलामती है। जैक, इस वक्त तुम बदहवास हो और बुरी तरह घबराए हुए हो। ज़रा सुकून से बैठो और ठंडे दिमाग से सोचो। ये हमें मालूम हो चुका है कि उस बच्चे को आगाही हासिल होती है। उसके अंदर कुदरती तौर पर कुछ गैर मामूली सलाहियतें हैं। ऐसी सलाहियतों के बायस वो उस त्यारे में बैठकर यहाँ आ गया है। यही तो मैं सोच रहा हूँ और सहम रहा हूँ कि यहाँ से अगर किसी दूसरी जगह जाऊँगा तो उसे आगे ही मिल जाएगी कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ छुप रहा हूँ। जिस तरह कोई जानदार मौत से नहीं छुप सकता, उस तरह मैं उससे छुप नहीं सकूंगा। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। जब मरना ही है तो डरना क्या? तुम भी उसकी मौत बन जाओ। पहले तो ये कोशिश करो कि उससे दूर रह सको। इससे शहर को छोड़कर अभी चले जाओ। अपनी असला साज फैक्ट्री को फरोख्त करने का इरादा फिलहाल मुलतवी कर दो। खरीदार से कह दो किसी दूसरे दिन लेन देन होगा। जदीद असला के उन नए डिज़ाइन का क्या होगा जो उस ब्रीफ केस में है? और वह ब्रीफ केस उस आलाकार के पास है। उसकी परवाह ना करो। मैं उस आलेकार को मामूल बना कर रखूंगा। जदीद असला के तमाम जदीद डिज़ाइन महफूज रहेंगे। तुम अपनी फ़िक्र करो। वो थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, मैं इसी शहर में छुप कर रहूँगा। ये मालूम करूँगा कि वो बच्चा अपनी दादी के साथ यहाँ क्यों आया है, क्या करना चाहता है। जब उसकी मसरूफियात मालूम होंगी तो हम उसी के मुताबिक प्लानिंग करेंगे कि आगे क्या करना चाहिए। महाधाबी ने कायल होकर कहा, हाँ, ख्वामखा सहम जाने से बात नहीं बनेगी। हो सकता है वो तुमसे दुश्मनी करने यहाँ ना आया हो। उसके आने की कोई और वजह भी हो सकती है। हमें पहले उसके बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करनी चाहिए। इस शहर में उन दोनों के कई आलाकार थे। वो उनके ज़रिए दादी और पोते को तलाश कर सकते थे। महाधाबी ने कहा, पहले उस आलाकार से कहा जाए कि वो ब्रीफ केस लेकर अपने घर चला जाए। उसे हिफाजत से कहीं छुपा कर रखे। हम आइंदा उससे रब्ता करेंगे, फिर उसे अपने पास बुलाएंगे। किबरिया उस आलाकार के अंदर जगह बना चुका था। जैक कैलर ने उसके अंदर आकर पहले खामोश रहकर सुनगुन लेने की कोशिश की। ये समझना चाहा कोई दुश्मन मौजूद है या नहीं। जब इत्मीनान हो गया तो उसने उसे मुखातिब किया, हेलो, मैं तुम्हारा आमिल बोल रहा हूँ। यस बॉस, क्या हुक्म है? मैं इस ब्रीफ केस को लेकर कहाँ जाऊँ? अभी तुम अपने घर जाओ और इसे हिफाजत से कहीं छुपा कर रखो। जब तक मैं इस ब्रीफ केस को तुमसे ना ले लूँ तब तक तुम अपना घर छोड़कर, इस ब्रीफ केस को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। ओके बॉस, मैं इसे लेकर अपने घर जा रहा हूँ, फिर घर से बाहर नहीं निकलूंगा। आपके अगले हुक्म का इंतज़ार करूंगा। वो उठकर जाना चाहता था। जैक कैलर ने पूछा, जब तुम एयरपोर्ट से आ रहे थे तो वहां तुमने एक बच्चे को किसी खातून के साथ देखा था? किबरिया ये बातें सुनकर चौंक गया। फौरन ये समझ में आ गया कि उस आलेकार के दिमाग में आकर बोलने वाला अदनान और सोनिया के बारे में पूछ रहा है। उस आलेकार ने कहा, बॉस, उस एयरपोर्ट में दो चार बच्चे थे, वो अपने माँ बाप के साथ थे। मैं सिर्फ ऐसे बच्चे को पूछ रहा हूँ जो 3-4 बरस का है, बहुत तेज़ तरार है और अपनी दादी के साथ है। उसकी दादी ज़्यादा बूढ़ी नहीं होगी, जवान लगती है। किबरिया ने उसे अपनी मर्जी के मुताबिक बोलने पर मजबूर किया। उसने कहा, हाँ, मैंने एक ऐसे बच्चे को देखा है। उसकी दादी टैक्सी वाले से कह रही थी कि वो उन्हें लग्जरी होटल में ले चले। तो वो बच्चा अपनी दादी के साथ होटल में है। ठीक है, तुम अपने घर जाओ। वो वहाँ से जाने लगा। किबरिया थोड़ी देर तक उसके अंदर मौजूद रहा, फिर समझ गया कि वो टेलीपैथी जानने वाला उसके अंदर से जा चुका है। अब वो यकीनन होटल की तरफ जाएगा या अपने किसी आलाकार को भेजेगा।
उसने अल्पा, आला बीबी और अब्दुल्ला को यह बात बताई। उन्होंने एक आलाकार के जरिए उस होटल का फ़ोन नंबर मालूम किया। फ़ोन के जरिए काउंटर गर्ल की आवाज़ सुनी। फिर अब्दुल्ला उस काउंटर गर्ल के अंदर रहकर इंतजार करने लगा। जैक कैलर का कोई आलाकार वहां आकर अभी सोनिया और अदनान के बारे में मालूम करने वाला था। किबरिया ने सोनिया से कहा, मम्मा, कोई टेलीपैथी जाने वाला दुश्मन आपकी और अदनान की टो में है। ये मालूम करना चाहता है कि आप दोनों ने कहाँ क्या किया है। मैंने उसे होटल की तरफ भटका दिया है। वैसे आप किस होटल में है? वह मुस्कुराकर बोली, वाह बेटे, बहुत खूब, ये तो तुम्हें पहले मालूम करना चाहिए था। मैं उसी होटल के एक कमरे में हूँ। वह चौंक कर मुस्कुराते हुए बोला, यह भी अजीब इत्तेफाक है, मेरे जहन में इसी होटल का नाम आया था। कोई बात नहीं, उसके आलाकार को आने दें, हम उसे भटका देंगे। उसे ना भटकाओ, मेरी तरफ आने दो या उसके दिमाग में रहकर मालूम करो। क्या किसी तरह उस टेलीपैथी जाने वाले का सुराग लगाया जा सकता है? तमाम टेलीपैथी जाने वाले, होटल की काउंटर गर्ल, मैनेजर और तमाम वेटर्स के अंदर पहुंच रहे थे। जैक कैलर के आलाकार ने काउंटर गर्ल के पास आकर कोई मालूमात हासिल नहीं की थी, बल्कि एक वेटर से बात की थी। बातों के दौरान में जैक कैलर उस वेटर के अंदर पहुंच गया। अब उसके जरिए मालूमात हासिल कर रहा था। मालूम हुआ कि अदनान 7वें फ्लोर के कमरा नंबर 707 में है। वेटर उसके लिए आइसक्रीम लेकर जा रहा है। जैक कैलर ने उस वेटर के दिमाग पर कब्जा जमाया, फिर उसे इस बात पर मजबूर किया कि वो आइसक्रीम में जहरीला पाउडर छिड़क कर ले जाए। उस बेचारे ने उसकी मर्जी के मुताबिक वही किया। जहरीला पाउडर छिड़कने के बाद आइसक्रीम लेकर 7वीं फ्लोर पर पहुंच गया। फिर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। उसने हैंडल पर हाथ रखकर दबाव डाला तो वो लॉक था, यानी अंदर कोई नहीं था। वेटर की सोच ने बताया, अभी 15 मिनट पहले वो बच्चा कमरे में मौजूद था। उसने फ़ोन के जरिए आइसक्रीम का ऑर्डर दिया था। फिर उसकी दादी कमरा मुकफ्फल करके कहाँ चली गई? जैक कैलर सोचने लगा, क्या उस बच्चे को उसकी साजिश का इल्म हो गया है? वो पहले से होशियार हो गया है, अपने बचाव के लिए कहीं चला गया है या कहीं से छुप कर उस पर हमला करना चाहता है। उसके ज़हन में तरह तरह के खदशात और सवालात उभर रहे थे। उसने सोचा कि फिर एक बार अदनान के अंदर जाकर देखना चाहिए। अगर उसका जहन एक ही ख्याल पर मरकूज होगा तो फिर उसके ख्यालात पढ़े जा सकेंगे। ये सोचते उसने ख्याल खुआनी की परवाज की और अदनान के अंदर पहुंच गया। उसे मायूसी नहीं हुई, उसके ख्यालात गड़बड़ नहीं हो रहे थे। इस वक्त सोनिया उसे कह रही थी, बेटे तुम बहुत परेशान करते हो, अचानक मुझे होटल से खींच कर यहाँ ले आए, अब मुझे यहाँ से कहाँ ले जाओगे? अदनान ने कहा, ग्रैंड मम्मा, मैं अभी खंडरात की तरफ जाऊँगा। मेरा दिल उधर खिंचा जा रहा है, मेरी मम्मी मुझे बुला रही है। सोनिया ने पूछा, क्या तुम कोलिसियम की तरफ जाओगे? हाँ, मैं अभी कोलिसियम की तरफ जाऊँगा। आज हम जिसे स्टेडियम कहते हैं, ज़माने कदीम में उसे रूम वाले कोलिसियम कहते थे। वहाँ स्टेडियम की तरह दायरे की सूरत में तमाशाइयों के बैठने की जगह बनाई गई थी। दरमियान में खुला मैदान तमाशा करने वालों के लिए बनाया गया था। तमाशाइयों के बैठने के लिए पत्थरों से सीटें बनाई गई थीं। वहाँ 80 मेहराबी दरवाजे थे, जिनमें से बादशाह सलामत, शाही खानदान के अफराद और बुलंद सियासी मर्तबा रखने वाले मखसूस दरवाज़ों से गुजर कर अंदर आते थे। बाकी दूसरे शहरी अपने समाजी मर्तबे के मुताबिक बैठा करते थे। उस ज़माने में इंसानी आबादी कम थी, मगर इसके बावजूद रूम में 1 लाख अफराद आबाद थे। उस स्टेडियम में 50,000 अफराद की गुंजाइश थी। इस वसी और इस स्टेडियम को 37,000 गुलामों और कैदियों ने तामीर किया था। जैक कैलर अदनान के दिमाग में रहकर मालूम कर रहा था कि वो सोनिया के साथ एक टैक्सी में बैठकर कोलिसियम की तरफ जा रहा है। महाधाबी ने उसे कहा, जैक, इससे अच्छा और कोई मौका नहीं मिलेगा। तुम उस खंडर में छुपकर कहीं से भी उसे शूट कर सकते हो। वो बच्चा और उसकी दादी दोनों ही तुमसे गाफिल हैं, उनकी गफलत से फ़ायदा उठाओ। जैक कैलर ने अपना गन बॉक्स उठाया। उस बॉक्स के अंदर एक बहुत जदीद तर्ज की गन और टेलीस्कोप रखे हुए थे। वह इसे उठाकर तेजी से चलता हुआ बाहर आया, फिर अपनी कार में बैठकर उसी कोलिसियम की तरफ जाने लगा। कोलिसियम से पहले एक और खंडर है, वो एक बहुत बड़ी इबादतगाह का खंडर है। उस इबादत गाह को आर्क ऑफ टैटस कहते हैं। अदनान के साथ जो वाक़यात पेश आ रहे थे, उनके पेश नज़र आर्क ऑफ टैटस का जिक्र ज़रूरी है। उस इबादत गाह में दिन रात आग रोशन रखी जाती थी, और इसे रोशन रखने की जिम्मेदारी 6 कुंवारी लड़कियों पर होती थी। उन लड़कियों पर यह पाबंदी आयद की जाती थी कि वे इस आग को कभी बुझने नहीं देंगी। वह 6 कुंवारियाँ कम अज़ कम 30 बरस तक शादी नहीं करेंगी, किसी मर्द के करीब नहीं जाएंगी। जो लड़की इस पाबंदी के खिलाफ किसी मर्द के करीब जाती थी, उसे जिंदा दफन कर दिया जाता। ये पाबंदियाँ फितरत के खिलाफ थीं। पता नहीं इस इबादत गाह में मुकद्दस आग को रोशन रखने के लिए कितनी कवारियों को जिंदा दरगोर किया जा चुका था। न जाने कितनी कवारियां अपनी फितरत से मजबूर होकर पाबंदियां तोड़कर भागने की कोशिश करती थीं या किसी से करीब हो जाती थी तो मौत उनका मुकद्दर बन जाती थी। वहाँ की बड़ी बूढ़ी औरतें आज भी ये कहती हैं कि कभी चांदनी रात में उस खंडर की तरफ जाओ तो वही मुकद्दस आग रोशन दिखाई देती है। उसके चारों तरफ सफ़ेद कफन पोश लड़कियां घूमती फिरती रक्स करती और मातम करती हुई दिखाई देती हैं। ये वही मजलूम लड़कियां जिन्हें जिंदा दरगोर कर दिया गया था। अदनान और सोनिया उस खंडर के करीब से गुजरते हुए कोलिसियम में पहुंच गए। टैक्सी से उतरकर मेहराबी दरवाजे से उस तारीखी स्टेडियम में दाखिल हुए। जैक कैलर उनसे पहले ही वहां पहुंच चुका था। वो उस स्टेडियम के सबसे ऊंचे हिस्से पर पहुंचकर एक सतून के पीछे छुपा हुआ था। गन बॉक्स में से गन निकालकर एक टेलीस्कोप को उससे मुंसलिक कर रहा था। उस टेलीस्कोप के साथ टारगेट लेंस लगा हुआ था। उसने गन को लोड किया, फिर इसे दोनों हाथों में थामकर उसकी दूरबीन से आंख लगाई।
तो टारगेट लेंस के जरिए उसे अदनान दिखाई दिया। वो स्टेडियम के दरमियानी मैदान में सोनिया के साथ खड़ा हुआ था और ठीक निशाने पर था। सोनिया ने उसे कहा, बेटे ये खंडरात दूर तक फैले हुए हैं, तुम अपनी माँ की तलाश में कहाँ कहाँ भटकोगे, वो यहाँ नहीं है। अदनान ने इधर उधर दूर तक नजरें दौड़ाईं, फिर उसने हाथ उठाकर उंगली से एक तरफ इशारा किया। उसने जिस तरफ इशारा किया था उधर जैक केलर गन उठाए उसका निशाना ले रहा था। वो बड़ी मासूमियत से बोला, ग्रैंड मम्मा उधर देखें, मेरी मम्मी वहां खड़ी हुई है। जैक केलर की एक आंख टारगेट लेंस से लगी हुई थी और वो टारगेट लेंस बता रहा था कि अदनान सही निशाने पर है। उसने अपनी उंगली ट्रैगर पर रखी। वो इसे दबाना ही चाहता था कि एकदम से रुक गया। एक नाजुक सा और खूबसूरत सा हाथ उसके शाने पर आया था। उसने सर घुमाकर देखा तो हैरान रह गया। उस इबादतगाह की मुकद्दस आग को रोशन रखने वाली कवारियों में से एक कफन पोश कंवारी ठीक उसके करीब खड़ी हुई थी। वह सफ़ेद कफन में लिपटी हुई थी। उसका चेहरा भी कफन में लिपटा हुआ था। सिर्फ दो खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें खुली हुई थीं और वो शिवानी की आंखें थीं। आंखें ऐसी पुरकशिश आंखें, ऐसी गजबनाक, ऐसी खूबसूरत आंखें कि उनसे नजरें मिलाते ही जैक केलर के हाथ से गन छूटकर गिर पड़ी। उसने सर घुमाकर देखा तो कफन पोश कंवारी को देखता ही रह गया। वो सर से पांव तक कफन में लिपटी हुई थी, सिर्फ उसकी आंखें खुली हुई थी। रूम में यही तारीखी दास्तान सीना बसीना चली आ रही थी। हर बूढ़ी दादी नानी अपने बच्चों को 6 कवारियों की कहानियां सुनाया करती है। वो इबादतगाह की मुकद्दस आग को दिन रात रोशन रखने के लिए कभी शादी नहीं करती थी। मजलूम कवारियों की ये कहानी बूढ़ों और बच्चों को याद है। वो ये दावा करते हैं कि वो कवारियां आज भी कफन पहने उस इबादतगाह में मुकद्दस आग के अतराफ घूमती फिरती रक्स करती और मातम करती दिखाई देती हैं। 14 तारीख को जब चांद पूरा होता है तो उसकी चांदनी में दूर कहीं आग के शोले दिखाई देते हैं और उसके आसपास सफ़ेद कफन लहराते रहती हैं। जैक केलर ने भी ऐसी कहानियां पढ़ी थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने उस कंवारी का वजूद था। वो इनकार इसलिए भी नहीं कर सकता था कि उसका दिल, उसका जहन और उसकी नज़रें उस कंवारी की गजबनाक आंखों से चिपक कर रह गई थी। अदनान ने पहली उंगली के इशारे से सोनिया को बताया था कि उसकी मम्मा वहां उस बुलंदी पर एक जगह खड़ी हुई है। सोनिया ने सर उठाकर देखा तो उस वक्त तक जैक केलर शिवानी से सहरजदा हो चुका था। उसके हाथ से गन छूटकर पथरीली दीवारों, छज्जों और मेहराबी दरवाजों से टकराती हुई नीचे आकर गिर पड़ी थी। सोनिया ने इस गन को देखते ही समझ लिया कि ये वही दुश्मन है जो अदनान को तलाश करता हुआ होटल तक पहुंचने वाला था। अब यहाँ पहुंच गया। वो दौड़ती हुई इस मैदान से गुजरती हुई स्टेडियम की सीढ़ियों पर चढ़ती हुई जैक केलर की तरफ आ रही थी। वो सहरजदा सा गुमसुम सा बैठा हुआ था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक हरकत क्यों नहीं कर पा रहा, उन आंखों के शिकंजे से क्यों नहीं निकल पा रहा। उसने घबरा कर चीख मारी, आवाज़ दी, महाधाबी तुम कहाँ हो, मेरी मदद करो, मुझे इन आंखों के शिकंजे से निकालो। महाधाबी ने कहा, मैं तुम्हारे अंदर हूँ, ये महसूस कर रहा हूँ कि तुम्हारा दिमाग उसके शिकंजे में आ चुका है। मुझे समझने दो कि ये तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। वो झुंझला कर बोला, जब तक तुम समझते रहोगे तब तक ये बला मुझे मार डालेगी। ये तो वही कफन पोश कंवारी दोशीज़ा है जिसके किस्से हम बचपन से सुनते आ रहे थे, जो मुकद्दस आग के गिर्द देखी जाती है। तुम इस एक बला से डर रहे हो, उधर दूसरी बला भी तुम्हारी तरफ चली आ रही है, सोनिया। उसने चौंक कर सर घुमाकर देखा, दूर सोनिया दिखाई दे रही थी। वो तेजी से उसकी तरफ चली आ रही थी। वो शिवानी की आंखों से सहरज़दा होकर थोड़ी देर के लिए भूल गया था कि वो दादी और पोते को हलाक करने वाला था। उन्हें बारी बारी मारना चाहता था। पहले पोते की बारी थी, फिर दादी की बारी आती, लेकिन यहाँ बाजी पलट गई, खुद उसी के मरने की बारी आ गई। सोनिया बड़े तैश में थी। उसने आते उसके मुंह पर एक जोर की ठोकर मारी, फिर कहा, तू मेरे पोते को हलाक करने आया था, मैं तुझे बताती हूँ कि मौत क्या होती है और कैसे तड़पा तड़पा कर आती है। उसने उठकर हमला करना चाहा, फिर मार खा गया। याद आ गया कि मुकाबला सोनिया से है, वो उसे एक उंगली से भी छू नहीं सकेगा, बुरी तरह मार खा खा कर मर जाएगा। उसकी लातें और घून से ऐसे बरस रहे थे जैसे हथौड़े बरस रहे हों। पहले ही 2-4 हाथ खाकर वो ख्याल ख्वानी भूल गया। जिस्म और जहन बुरी तरह कमज़ोर हो गया। कई जगह से चेहरे और बदन की जिल्द फट गई, खून रिस रहा था। वो चीखते हुए बोला, महादाबी तुम कहाँ हो, फॉर गॉड सेक मेरी मदद करो, मुझे इस मौत से बचाओ। उसे अपने देरीना साथी महादाबी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। शायद वो जा चुका था या फिर उसे मौत की तरफ जाते हुए देख रहा था। वो 3 टेलीपैथी जाने वाले साथी थे। अब से चंद रोज़ पहले उनके तीसरे साथी सैंडी ग्रे पर भी ऐसी ही मुसीबतें नाजिल हुई थीं। सैंडी ग्रे के वक्त इसलिए मुदाखलत नहीं की गई थी कि वो मेरे पोते को छेड़कर मुझसे दुश्मनी मोल लेकर मुझसे और मेरी फैमिली से टकराना नहीं चाहते थे। अब महाधाबी ये सोच रहा था कि जैक कैलर को मर जाना चाहिए। जैक कैलर मार खाते खाते गिरकर बेहोश हो गया। आला बीबी ने कहा, मम्मा इसे छोड़ दें, पहले अदनान की खबर लें, हमें फिर उसके दिमाग में जगह नहीं मिल रही, उसके ख्यालात गडमड हो रहे हैं। सोनिया ने चौंक कर दूर मैदान की तरफ नजरें दौड़ाई। मैदान खाली था, वहां अदनान दिखाई नहीं दे रहा था। उसने आसपास देखा, फिर उसे ख्याल आया उसने यहाँ एक कमारी कफनपोश को देखा था, लेकिन अब वहां भी किसी का वजूद नहीं था। करीब ही जमीन पर सफ़ेद कफन पड़ा हुआ था। अब इस कफन के अंदर ना कोई जिंदा थी ना कोई मुर्दा। वो कफन उस कमारी के वजूद से खाली हो चुका था। सोनिया ने तेजी से इधर उधर नजरें दौड़ाई, फिर एक तरफ बढ़ते हुए देखा, शायद अदनान सीढ़ियां चढ़ता हुआ आ रहा हो, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उस कमारी के साथ कहीं गुम हो गया था। आला बीबी, किबरिया, अल्पा और अब्दुल्ला सभी सोनिया के दिमाग में आ गए।
हैरान हो रहे थे कि फिर क्या हो गया है। अदनान फिर कहाँ गुम हो गया है? क्या वो कमारी उसे ले गई है? जैक कैलर बेहोश हो चुका था। किबरिया ने अब्दुल्ला से कहा, इसे यूं ही पड़ा रहने दो, कोई उठाकर इसे अस्पताल पहुंचा देगा। जब ये होश में आए तो इसे काबू में कर लेना, हम इससे बाद में निमट लेंगे। अभी पता नहीं अदनान हमें कहाँ कहाँ दौड़ाएगा। बेहोश रहने वाला चूंकि गाफिल रहता है, इसलिए उसके ख्यालात पढ़कर मालूम नहीं किया जा सकता कि वो किस हालत में है। अब्दुल्ला उसके दिमाग में रहकर किसी तरह की मालूमात हासिल नहीं कर सकता था। उसने सोचा, जब ये होश में आ जाएगा तो मैं इस पर तनवीमी अमल करूंगा, फिर ये जहां भी जाएगा हमारी नज़रों में रहेगा। इस शहर में दूर तक खंडरात फैले हुए थे। सोनिया दूर तक इधर उधर दौड़ती जा रही थी, उसे पुकारती जा रही थी। वो यकीन से ये नहीं कह सकती थी कि वो कोई बला थी, क्योंकि अदनान ने उसकी तरफ उंगली उठाकर कहा था कि वही मेरी मम्मी है। सोनिया ने उधर बुलंदी की तरफ देखा, वहां जैक कैलर गन लिए नजर आया। उसके करीब एक सफ़ेद कफन पोश हस्ती दिखाई दे रही थी। लेकिन करीब जाकर जैक कैलर की पिटाई करने के बाद उसने उस हस्ती की तरफ ध्यान दिया तो वो गुम हो चुकी थी। अगर वो शिवानी थी, अदनान की माँ थी, तो फिर कहाँ चली गई? क्या अदनान को भी अपने साथ ले गई? यही सवाल पोरस को परेशान कर रहा था। उसे मोहब्बत करने वाली दिलरुबा बुरी तरह खौफजदा थी। उसने अदनान की आंखों के पीछे शिवानी की पुरकशिश आंखें देखी थी। शिवानी ने उसे वार्निंग दी थी कि वो उसकी सौकन ना बने, पोरस से दूर रहा करे। तब से वो सहमी हुई थी, पोरस से दूर भाग रही थी। एक बार दिलरुबा ने उससे दूर जाकर फ़ोन के जरिए रब्ता किया था, उससे बातें की थी और साफ कह दिया था कि वाइंदा उससे नहीं मिलेगी। उसके फ़ोन पर गुफ्तगू करने के दौरान पोरस ने अचानक ही शिवानी की आवाज़ सुनी। उसने हैरानी से पूछा था, दिलरुबा क्या तुमने आवाज़ बदल कर कुछ कहा? उसने कहा था कि नहीं, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं कहा। मेरे मुंह से बेख्तियार ऐसी आवाज़ व अल्फाज निकल गए थे। इस बात ने पोरस को चौंका दिया। उसे संजीदगी से सोचने पर मजबूर किया कि वाकई शिवानी उसके बेटे के अंदर भी बोलती है, और इस वक्त दिलरुबा के अंदर भी आकर बोल रही थी। उसने पारस से कहा, समझ में नहीं आता शिवानी के बारे में क्या राय कायम की जाए। वो मर चुकी है, फिर क्यों बोल रही है? हमें उसकी आवाज़ कैसे सुनाई दे रही है? पारस ने कहा, कुछ बातें फौरी तौर पर समझ में नहीं आती। वक्त गुजरने के साथ मालूम होता है कि पहले जो एक पुरस्कार राज था वो अब राज नहीं रहा। एक सीधी सादी सी बात है जो अब समझ में आ रही है। मैं दिलरुबा को कैसे समझाऊं? उसने मुझसे मिलने से साफ इनकार कर दिया। वो बुरी तरह सहमी हुई है। बेहतर यही है कि तुम उससे फिलहाल ना मिलो, अपने बेटे के साथ रहो। देखो कि उसके अंदर शिवानी बोल रही है, उसे अपनी तरफ बुला रही है, वो माँ की तलाश में भटक रहे। ऐसे वक्त तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए। उसके साथ रहने से कोई ऐसी बात सामने आ सकती है जिसकी तवक्को हम अभी नहीं कर रहे हैं। पोरस ने सोचा कि बेहतर यही है। उसने फैसला किया कि अब वो चिल्ली शहर में नहीं रहेगा, अपने बेटे के पास जाएगा। उसी वक्त अब्दुल्ला ने आकर बताया कि उसका बेटा अदनान फिर कहीं गुम हो गया है और एक नई परेशानी शुरू हो गई है। अब्दुल्ला ने उसे तफसीली वाक़यात बताए। ये बात तशवीशनाक थी। पोरस ने सोचा, वो शिवानी थी तो उसे अपने साथ क्यों ले गई है? उसे तो चाहिए था कि मम्मा के पास आती, उनसे मिलती और अपने हालात बताती। फिर उसने अपना सर झटक कर सोचा, मैं भी क्या सोच रहा हूँ? वो मर चुकी है, कहाँ से आएगी? क्यों मम्मा से मिलेगी? वह ज़रूर कोई दूसरी औरत है, मेरे बेटे के ज़रिए कोई ड्रामा प्ले कर रही है। उसने अब्दुल्ला से कहा, मुझे जल्द से जल्द अपने बेटे के पास पहुंचना चाहिए। मैं किसी भी पहली फ़्लाइट से जाना चाहता हूँ। तुम टेलीपैथी के ज़रिए एक सीट ओके करवा दो। अब्दुल्ला उसके दिमाग से चला गया। वह सर झुकाकर सोचने लगा, अगर वो शिवानी और उसने अपने बेटे को अपने पास बुला लिया है तो मुझे भी अपने पास बुलाएगी। इसलिए तो वो मुझे दिलरुबा से मिलने से रोक रही है। देखता हूँ क्या होने वाला है। मैं शांताबाई अस्पताल की इमारत के एक दफ्तर में बैठा हुआ था। वो दफ्तर मेरे लिए मखसूस था। इस वक्त बिंदिया भास्कर जैसी मगरूर हसीना मुझसे मिलने के लिए वहां आई थी और मेरे सामने मेज की दूसरी तरफ बैठी हुई थी। मैंने फाइल को बंद किया, फिर कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर उसे संजीदगी से देखते हुए पूछा, हाँ अब बोलो, कैसे आई हो? उसने एक अदाए नाज से अपनी जुल्फों को इधर से उधर किया, फिर गहरी नज़रों से देखते हुए कहा, क्या यहाँ आने के लिए कोई काम ज़रूरी है? क्या मैं यूं ही नहीं आ सकती? बेशक, कोई काम ना हो और मुलाकात करनी हो तो घर में आ सकती हो, दफ्तर में तो काम ही काम होता है। तुम्हारा तो कोई अपना घर नहीं है। मेरी बड़ी माँ शांता भाई के घर में रहते हो और वहाँ हमारा दाखिला ममनू है। जुर्म किसी ने किया और हम पर ख्वामखा शुबा किया जा रहा है। मैंने कहा, तुम पर तो किसी ने शुबा नहीं किया, वो तो एहतियातन सभी को घर आने से मना किया गया है। असूलन यही होना चाहिए। जब तक असल मुजरिम गिरफ्तार ना हो, ये मालूम ना हो कि शांता को जहर किसने दिया था, उस वक्त तक तमाम रिश्तेदारों पर शुबा किया जाएगा। इसलिए सभी को वहाँ आने से मना कर दिया गया। वो बोली, हम वहाँ नहीं आ सकते, मगर आप तो हमारे पास आ सकते हैं। चंद रोज़ इंतज़ार करो, असल मुजरिम बेनकाब हो जाएगा तो मैं भी आऊँगा और तुम सबको भी उस बंगले में जाने की इजाज़त मिल जाएगी। मैं इसे अपनी तौहीन समझती हूँ कि हमें मुजरिम समझकर रास्ता रोका गया है। मैं तो कभी उस बंगले में नहीं जाऊँगी। बेशक जो मुजरिम नहीं है उन्हें अपनी तौहीन का एहसास होगा। मैं तुम्हारे जज्बात को समझ रहा हूँ, लेकिन क्या किया जाए, मजबूरी है। वो मेरे सामने मेज़ पर दोनों हाथ टेक कर झुक गई। गहरा सांस लेकर बोली, वक्त काटे नहीं कटता, मेरे मन के और मजाज के मुताबिक कोई साथी ही नहीं मिलता। मैं तन्हा भटकती रहती हूँ। आपकी शख्सियत में अजीब सी कशिश है। आपकी तो कई गर्लफ्रेंड्स होंगी।
मैंने मुस्कुराकर कहा, कैसी बातें करती हो, मेरी उम्र देखो। क्या मैं इस बुढ़ापे में किसी को गर्लफ्रेंड बनाता फिरूंगा? वह बनावटी हैरानी से बोली, बुढ़ापा? आप अपने आप को बूढ़ा कह रहे हैं? ताज्जुब है, 70-80 बरस के बूढ़े खुद को जवान कहते हैं, और आप तो मुश्किल से 40 बरस के होंगे। मुझे तो आप किसी जाविये से बूढ़े नजर नहीं आ रहे। एक कद्यावर बॉडी बिल्डर दिखाई देती हैं। मैं इस उम्र में भी हेल्थ क्लब जाता हूँ और अपनी सेहत का ख्याल रखता हूँ। रोजाना सुबह उठकर जॉगिंग करता हूँ, इसलिए सेहतमंद दिखाई देता हूँ, वरना मैं जवान नहीं बूढ़ा हूँ। प्लीज़ आप खुद को बूढ़ा ना कहें। क्यों खामखा खुद पर बुढ़ापा तारी कर रहे हैं? क्या आपने शादी नहीं की? नहीं, मुझे मेरी पसंद और मजाज के मुताबिक कोई औरत नहीं मिली। उसने मुझे खुमार आलूद नज़रों से देखा, फिर मीठे अंदाज में मुस्कुराकर पूछा, अगर कोई मिल जाए तो? अब तो बहुत वक्त गुजर चुका है। किसी से रोमांस करूंगा और शादी करूंगा तो लोग हंसेंगे। आप अजीब बातें करते हैं। दुनिया वालों को गोली मारें, आप बूढ़े नहीं हैं। अच्छा, आप बताएं आज शाम क्या कर रहे हैं? कोई खास काम तो नहीं है, बस घर जाऊंगा, वहां लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ूंगा या टीवी देखूंगा। आप कैसी बोर जिंदगी गुजारे हैं? मैं कुछ नहीं जानती। आप आज की शाम मेरे साथ गुजारेंगे। थोड़ी देर में दफ्तर का टाइम खत्म हो रहा है, यहाँ से आप मेरे साथ निकलेंगे। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, कैसी बातें कर रही हो? यहाँ लोग देखेंगे तो मेरी क्या इज्जत रहेगी? वो नाराज होकर बोली, क्या मेरे साथ चलेंगे तो बेइज्जती होगी? ये बात नहीं है, तुम हसीन और भरपूर जवान हो। मैं तुमसे उम्र में बहुत ज्यादा हूँ। मुझे तुम्हारे साथ देखकर लोग कहेंगे कि बुढ़ा घोड़ा लाल लगाम। आप बहुत ही एहसास कमतरी में मुब्तला रहती हैं। मैं आपके साथ यहाँ से चलने और घूमने फिरने में फ़ख्र महसूस करूंगी, और आप हैं कि कतरा रहे हैं। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से उठकर सीधे घर जाना है। मैंने नेहा से वादा किया कि उसे डॉक्टर के पास ले चलूंगा। वो मेरे हाथ पर हाथ रखकर बोली, आप तो मुझे मायूस कर रहे हैं। मैं मायूस नहीं करूंगा। नेहा को घर पहुंचाकर फिर तुमसे मिलने आऊंगा। ये बताओ कहाँ मिलना चाहोगी? वो बोली, आप बरसों न्यूयॉर्क शहर में रहकर आए हैं, दिल्ली शहर के बारे में कुछ नहीं जानते। जहाँ मैं कहूँगी वहाँ कैसे पहुँच सकेंगे? मैंने ये शहर पूरी तरह नहीं देखा है, फिर भी जहाँ कहोगी किसी न किसी तरह पहुँच जाऊँगा। ताजमहल होटल बहुत मशहूर है, वहाँ आसानी से पहुँच सकेंगे। मैं ठीक 8 बजे विजिटर्स लॉबी में आपका इंतज़ार करूँगी। अच्छी बात है, मैं ठीक वक्त पर वहाँ पहुँच जाऊँगा। उसने खुश होकर मुसाफिया करने के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने उसका हाथ थाम लिया। मुसाफिया मुख्तसर सा होता है, लेकिन उसने मेरे हाथ को जैसे नज़ाकत से जकड़ लिया था। मेरे चेहरे के तासुरात ने उसे समझाया कि मैं उसके लम्स से मुतासिर हो रहा हूँ। फिर वो हाथ छुड़ाकर खड़ी हो गई, ऑफिस से बाहर चली गई। अस्पताल से बाहर आकर कार में बैठ गई। फिर मोबाइल फ़ोन के जरिए अपने बाप अमेश भास्कर से रब्ता किया। हाय डैड, क्या हो रहा है? दूसरी तरफ से अमेश भास्कर ने पूछा, तुम अपनी सुनाओ। तुम तो उस बुढ़े धर्मवीर से मिलने गई थी, क्या बना? वो बड़े फखर से बोली, मैं किसी के सामने जाऊँ और काम ना बने। मैंने उसे ज़रा सी लिफ्ट दी तो वो एकदम से मेरा दीवाना हो गया। ताज्जुब है, देखने में तो बहुत ही संजीदा सख्त फौलाद जैसा दिखाई देता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमसे एक ही मुलाकात में बिदक जाएगा। हंसते हुए बोली, डैड आप भी तो बुढ़े हैं। इस उम्र में भी जवान औरतों को देखकर बिदक जाते हैं। वो भी हंसते हुए बोला, ये बताओ उसे आज रात के लिए फांसा है या नहीं? हमारी प्लानिंग तो यही है ना? हाँ, जो प्लानिंग है उसी के मुताबिक मैंने आज रात 8 बजे होटल ताजमहल में बुलाया। उसके साथ रात का खाना खाऊंगी, हम थोड़ी सी पियेंगे, फिर मैं उसे लेकर ऊपर उस कमरे में चली जाऊंगी जिसे आप अभी मेरे लिए रिजर्व करवाएंगे। मैं अभी ताजमहल जा रहा हूँ, वहाँ अपने बुक करवाए हुए कमरे में ऐसे इंतजाम करूंगा कि सुबह वो धर्मवीर किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। वो शख्स तुम्हारी उंगलियों के इशारों पर कठपुतली की तरह नाचता रहेगा। अमेश भास्कर मेरे खिलाफ क्या करने वाला था और उस होटल में क्या इंतजाम करने वाला था, ये सारी बातें मैंने उसके चोर ख्यालात से मालूम की। फिर दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। उस वक्त शाम के 5 बज रहे थे। 3 घंटे बाद मुझे होटल ताजमहल जाना था। मेरा जहन चंडाल की तरफ उलझा हुआ था कि वो कहाँ है, उसे कहाँ छुपा कर रखा गया है। उसका सुराग ना लगाया तो वह फिर पाकिस्तान के आला अफसरान और हुक्मरानों के ख्यालात पढ़ता रहेगा। किसी न किसी को फिर आलेकार बनाकर वहां से अहम राज चुरा लाने की कोशिश करेगा। मैंने भारतीय वजीर खारजा के दिमाग में पहुंचकर कहा, तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? तुम्हारा भारतीय टेलीपैथी जानने वाला भी तुम्हारे दिमाग में आता होगा। वो परेशान होकर बोला, नहीं, मेरे दिमाग में कोई भारतीय टेलीपैथी जानने वाला नहीं आता। तुम कौन हो? मेरा नाम फरहाद अली तैमूर है, इतना कह देना ही काफ़ी है। अपने उन 6 योगा जानने वाले अफसरान से भी अभी किसी तरह रब्ता करो और उनसे कहो कि मैंने उनकी बहुत बड़ी साजिश नाकाम बना दिया। उनके एक पाकिस्तानी आलाकार को खुदकुशी करने पर मजबूर किया है। अब मैं तुम्हारे जैसे बड़े बड़े ओहदेदारों को खुदकुशी करने पर मजबूर करूंगा। अगर तुम सब अपनी सलामती चाहते हो तो उन 6 अफसरान को बता दो कि मैं उनसे फ़ोन पर रब्ता करूंगा, वो मुझसे बातें करें। अगर मुझसे कतराएंगे छुपेंगे तो मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ूंगा, लेकिन तुम सबकी शामत आ जाएगी। ठीक आधे घंटे बाद मैं उनमें से किसी से भी रब्ता करने वाला हूँ। मेरी ये बातें उन योगा जानने वाले 6 अफसरान तक पहुंचाई गईं। वो सब परेशान हो गए। वो इस वक्त किसी एक जगह नहीं थे, मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचे हुए थे। मुझे जो बाद में मालूम हुआ वो मैं अभी बयान कर रहा हूँ। उन 6 अफसरान ने यह फैसला किया था कि वह हिमाचल प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर आम शहरियों की तरह जिंदगी गुजारेंगे, एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे। लेकिन उनमें से सिर्फ 2 आला अफसरान चंडाल के साथ रिहायश इख्तियार करेंगे और उसकी कड़ी निगरानी करते रहेंगे।
उन अफसरान ने अपनी वर्दियां उतार दी थीं, आम शहरी लिबास में, लेकिन पूरी तरह मुसल्ला रहा करते थे। उन्होंने बॉडी बिल्डर नौजवानों की खिदमत हासिल की थी, जो योगा के माहिर और उनके ताबेदार भी थे। उन्हें अच्छी तरह समझा दिया गया था कि जिस शख्स को बंगले के अंदर कैदी बनाकर रखा गया है, उससे कभी बात ना की जाए, और वो कोई बहुत ज़रूरी बात करना चाहे तो तहरीर के ज़रिए इसका जवाब दिया जाए। जिस बंगले में चंडाल को रखा गया था, वहाँ मानिक लाल और जगदीश राठौर के अलावा वो आमिल भी रहने लगा था। वो बीवी बच्चों वाला नहीं था, बिल्कुल तन्हा रहता था। इसलिए उसे भी साथ रखा गया था और यह कह दिया गया था कि उसे इस बंगले से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वो कभी ज़रूरत के तहत या तफरीह के लिए उन अफसरान के साथ जा सकेगा। वामिल पिछली बार उस पर अमल करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा था कि चंडाल जोगिया का दिमाग फौलादी है। उस पर जो तनवीमी अमल किया जाता है वो देर पा नहीं रहता। 2-3 दिन बाद उसका असर ज़ायल होने लगता है। उन अफसरान ने आमिल को हुक्म दिया था कि वो रोज़ सुबह निहार मुझ पर मुख्तसर सा तनवीमी अमल किया करे और उसके दिमाग को चेक किया करे। जैसे ही मालूम हो कि तनवीमी अमल का असर कमज़ोर पड़ रहा है, तो वो अमल दोबारा पूरे इस्तेहकाम से करे। वो आमिल और वह तमाम अफसरान इस खुश फहमी में मुब्तला थे कि चंडाल जोगिया उसका मामूल बन गया है, जबकि उसने खुद को उस आमिल के अमल से बचा लिया था। पिछली रात जब वो उस पर अमल कर रहा था, तो उस अमल के दौरान में जोगिया अपने जिस्म पर नाखून चुभ हो रहा था, तकलीफ महसूस करता रहा, जिसके बायस वो उस आमिल से सैरज़दा ना हो सका, ना ही उसके तनवीमी अमल के ज़रिए असर आ सका। लेकिन वो उन्हें धोखा देता रहा। अब भी उन्हें इसी खुशफहमी में मुब्तला कर रहा था कि उनका मामूल और फर्मा बरदार है और रहेगा। मेरे पास उन 6 योगा जाने वाले अफसरान के मोबाइल नंबर थे। मैंने उनमें से एक के नंबर पर राब्ता किया। दूसरी तरफ से आर्मी के एक आला अफसर राज तिलक अरोड़ा की आवाज़ सुनाई दी। हेलो, कौन है? मैंने कहा, मैं फरहाद अली तैमूर बोल रहा हूँ। तुम सबको इतला मिल चुकी होगी कि मैं तुम में से किसी एक से अभी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। इसी इतला के मुताबिक तुमसे राब्ता कर रहा हूँ। हाँ, और मैं इंतज़ार कर रहा था। बोलो, क्या कहना चाहते हो? मैं कहता कम हूँ और जब कहता हूँ तो फिर कर गुजरता हूँ। मेरे एक असूल है कि पहले नरमी से समझाओ, समझ में ना आए तो ये समझने वाले की बदकिस्मती होती है। तुम कहना क्या चाहते हो? खुलकर बात करो। तुम लोग आज तक टेलीपैथी के हथियार से महरूम थे, अब वो हथियार मिल गया है तो उसे पाकिस्तानी हुक्मरानों पर आजमा रहे हो, जबकि ये जानते हो कि वो मेरा वतन है और मैं उसके खिलाफ कोई साजिश बर्दाश्त नहीं करता। तुम हमारे बारे में गलत सोच रहे हो। हमने तुम्हारे वतन के खिलाफ कोई साजिश नहीं की है। तुम्हारे चंडाल ने एक अहम पाकिस्तानी आला अफसर के पर्सनल सेक्रेटरी अमजद हुसैन को अपना आलाकार बनाया। मैंने उसके चोर ख्यालात पढ़े थे और पाकिस्तान में तुम्हारे सफारत खाने का जो सेक्रेटरी है, मैं उसके ख्यालात भी पढ़ चुका हूँ। सब यही कह रहे हैं कि कोई ख्याल खानी करने वाला उनके दिमाग में आता है और उन्हें हदायतें देता है। वो उसके मुताबिक अमल करते हुए पाकिस्तान के एक अहम राज तक पहुंच चुके थे और उसे हासिल करके यहाँ पहुंचाने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही मैंने तुम्हारे मंसूबे को खाक में मिला दिया। तुमने यकीनन उनके ख्यालात पढ़े होंगे, मगर इनसे यह साबित नहीं होता कि हमारे मुल्क के चंडाल ने ही यह सब कुछ किया है। किसी मुल्क के दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले ने उन्हें ट्रैप किया होगा, उनके पास आता होगा और तुम उनसे धोखा खा रहे हो। ज्यादा बातें बनाने की कोशिश ना करो। किसी दूसरे मुल्क का टेलीपैथी जानने वाला अंग्रेजी बोलता है, उसे हिंदी बोलनी नहीं आती, जबकि उनके दिमागों में आने वाला ठीठ हिंदी बोलता रहता है। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा, इतना ही कहूंगा कि तुम जो इल्ज़ाम हमें दे रहे हो, हम उसे कभी तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि ये गलत है। तुम लोग हमेशा के ढीठ हो, अपनी ढिठाई से बाज नहीं आओगे। मैं चाहता था तुम्हारे पास एक ख्याल खोनी करने वाला मौजूद रहे और मैं उसे दुश्मनी ना करूं, लेकिन अब तुम मुझे दुश्मनी पर मजबूर कर रहे हो। मेरी ये पहली और आखिरी वार्निंग लिख कर रख लो कि अब किसी भी पाकिस्तानी हुक्मरान या आला अफसर के दिमाग में चंडाल जोगिया जाएगा तो फिर वापस नहीं आ सकेगा। मैं उसे अपना गुलाम बना लूंगा। मेरी ये वार्निंग अपने बाकी 5 योगा जाने वाले अफसरान तक भी पहुंचा दो। ये कहकर मैंने राब्ता ख़त्म कर दिया। राज तिलक अरोड़ा ने फ़ोन के जरिए अपने 5 योगा जानने वाले साथियों को मेरे बारे में बताया। मेरी वार्निंग भी सुनाई। वो सब परेशान हो गए। जगदीश राठौर ने कहा, अगरचे हमने चंडाल की हिफाजत के लिए बड़े सख्त इंतजाम किए और बड़ी चालाकी से काम ले रहे हैं, यहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाएगा, फिर भी यकीन से नहीं कहा जा सकता। फरहाद के अंदर शैतानी दिमाग काम करता है। वो पता नहीं किस तरह पाताल से भी अपने दुश्मनों को ढूंढ निकालता है। एक आला अफसर ने कहा, हम फिलहाल चंडाल को पाकिस्तानी हुक्मरानों के खिलाफ इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ये खतरा मोल लें और अपने एक टेलीपैथी जानने वाले से महरूम हो जाएं। दूसरे अफसर ने भी तायद में कहा, बेशक हमें बड़ा नुकसान उठाने से पहले संभल जाना चाहिए और आर्जी तौर पर ही सही चंडाल को उन पाकिस्तानी हुक्मरानों से दूर रखना चाहिए। हम फरहाद को भड़काने वाला कोई काम ना करें, फिलहाल ये बेहतर होगा। उन्होंने मुतफिका तौर पर फैसला किया। दानिशमंदी यही है कि चंडाल को पाकिस्तानी हुक्मरानों के खिलाफ इस्तेमाल ना किया जाए। पता नहीं उसने वहाँ कैसे कैसे इंतजामात कर रखे होंगे। अगर चंडाल वहाँ जाएगा तो उनके शिकंजे में आ जाएगा। फरहाद किसी तरह उसका सुराग लगाकर उस खुफिया बंगले तक पहुँच जाएगा। ऐसा होने से पहले उन्होंने आर्जी तौर पर तौबा कर ली। मैं नहीं जानता था कि वो मेरी वार्निंग से किस हद तक मरूब होंगे और जवाबन क्या करेंगे।
वैसे एक अंदाज़ा था कि वो चंडाल को अंधाधुंध दाव पर नहीं लगाएंगे। उसकी हिफाजत के लिए उसे महदूद ख्याल ख्वानी कराएंगे। मैं रात के ठीक 8 बजे होटल ताजमहल पहुंच गया। बिंदिया विजिटर्स लॉबी में मेरा इंतजार कर रही थी। उसने मुस्कुराकर इस्तकबाल करते हुए कहा, अक्सर ये होता है कि आशिक अपनी महबूबा का इंतजार करते हैं, लेकिन मुझे देखो कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैंने जवाबन मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो मुझे आशिक बना रही हो, जबकि ये हमारी दूसरी मुलाकात है। वो बोली, मैं बहुत तेज़ रफ्तार हूँ, तुम्हें देखते ही आंखें बंद करके दौड़ पड़ी हूँ। बेशक मोहब्बत अंधी होती है, लेकिन आंखें बंद करके दौड़ने वाले औंधे मुँह गिरते हैं। तुम्हें डर नहीं लगता? वो अपना हाथ बढ़ाकर बोली, मेरा हाथ थाम लो, फिर डर नहीं लगेगा, तुम जो संभालने वाले हो। मैंने उसका हाथ थाम लिया। वो बोली, मैंने डाइनिंग टेबल रिजर्व करवाई है, चलो पहले कुछ पियेंगे फिर कुछ खाएंगे। मैं उसके साथ चलता हुआ डाइनिंग हॉल में आया। वहाँ एक गोशेमस ने मेरे नाम से एक मेज़ रिजर्व करवाई थी। वो मेरे साथ चलती हुई बोली, तुम लोगों से डरते हो, झिझकते हो कि मुझ जैसी जवान लड़की के साथ तमाशा ना बन जाओ, इसलिए मैंने इस कोने वाली मेज़ का इंतज़ाम किया है। हम वहाँ आकर बैठ गए। उसे मेज़ की दूसरी तरफ मेरे रूबरू बैठना चाहिए था, मगर वो मेरी बराबर वाली कुर्सी पर मुझसे लगकर बैठ गई। मैंने कहा, तुम सोचे समझे बगैर आगे बढ़ रही हो, इतनी कुर्बत का अंजाम क्या होगा? वही जो होना चाहिए, हमारी शादी हो जाएगी। क्या मुझे अपनी लाइफ पार्टनर नहीं बनाओगे? तुम बुरा ना मानना, मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन क्यों नहीं है? तुम आज़ाद हो, खुद मुख्तार हो। तुम्हारा आगे पीछे कोई नहीं है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, फिर रुकावट क्या है? हमारी उम्र का फ़र्क बहुत ज़्यादा है। मैंने एक बाप की तरह नेहा की परवरिश की है, बचपन से उसे पढ़ाता लिखाता और देखभाल करता आया हूँ। वो मुझे बाप की तरह समझती है। एक जवान लड़की की मौजूदगी में तुम्हारी जैसी जवान लड़की से शादी करूंगा तो वो क्या सोचेगी? शांताबाई भी इस उम्र में मेरी शादी के फैसले पर ऐतराज़ करेंगी। क्या तुम शांताबाई के मोहताज हो, उनके गुलाम हो? मैं किसी का मोहताज या गुलाम नहीं हूँ। शांताबाई का मुशीर हूँ, वो मुझ पर बहुत एतमाद करती हैं। मैं उनकी मर्जी के खिलाफ शादी नहीं कर सकूंगा। चलो, मैं अभी शादी के लिए नहीं कहूंगी, लेकिन दोस्ती तो कर सकते हो। क्या मुझे अपनी दोस्ती से भी महरूम रखोगे? उसने वेटर को विस्की की एक बोतल लाने का ऑर्डर दिया। वो चला गया। फिर उसने कहा, पहले एक पैग पी लो, शराब बड़ा हौसला देती है, बुज़दिलों को शहज़ोर बना देती है। मैंने कहा, तुम जवान हो, शराब पीकर तो बहक जाती होगी। हरगिज़ नहीं, आज तक कोई मेरे बदन को हाथ नहीं लगा सका। जब तुम मुझे हाथ लगाओगे तो यकीन कर लोगे। बोतल आ गई, 2 गिलास भी आ गए। मैंने बोतल खोलकर दोनों गिलासों में 2-2 पैग के बराबर शराब उंडेली, फिर एक गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। उसने गिलास हाथ में लेकर मेरे गिलास से टकराते हुए कहा, चीयर्स। मैंने भी चीयर्स कहते हुए गिलास को होंठों से लगाया और ऐसे ही वक्त उसके दिमाग पर कब्जा जमा लिया। वो पीने लगी। मैंने अपने गिलास को अपने होंठों पर लगाए रखा, लेकिन शराब की एक बूंद भी होंठों तक पहुंचने नहीं दी। उसने एक ही सांस में गटागट पीने के बाद खाली गिलास को मेज पर रखा। मैंने उसका गिलास अपनी तरफ किया, फिर अपना भरा हुआ गिलास उसके सामने रख दिया। फिर मैंने उसके दिमाग को आहिस्ता आहिस्ता ढील दी। इसके बाद कहा, यह क्या, तुमने सिर्फ एक चुस्की ली और गिलास को रख दिया? इधर देखो, मैं गिलास खाली कर चुका हूँ। उसने मेरे गिलास को देखा, फिर सोचती हुई नज़रों से अपना गिलास देखने लगी, फिर बोली, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, शायद मैंने एक ही चुस्की लिया और इसे रख दिया है। लो, अभी खाली कर देती हूँ। उसने मेरे गिलास को उठाकर होंठों से लगाया, फिर गटागट पीकर इसे भी खाली कर दिया। यानी सिर्फ 5 मिनट के अंदर उसने 4 पैग पी लिए। मैंने फिर दोनों गिलासों में शराब उंडेली और गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया। इस बार वो ठहर ठहर कर पीने लगी। इतनी शराब तेजी से पीने के बायस शराब सर पर चढ़ गई थी। उसे नशा हो रहा था। वो खुमार आलूद नज़रों से मुझे देखती हुई बोली, तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। मैंने पूछा, क्या सरप्राइज़? वो मेरी बाजू से लग गई, फिर बोली, मैंने इस होटल में एक कमरा बुक करवाया है, हम अभी वहाँ जाएंगे। मैंने कहा, ये तो तुम मेरे दिल की बात कह रही हो। यहाँ लोगों के दरमियान बैठकर पीने का मज़ा नहीं आता, हम कमरे में जाकर पियेंगे और खाएंगे। और ये कहकर मैं हंसने लगा। वो भी मेरे साथ हंसने लगी, फिर अपनी जगह से उठकर बोली, चलो हम अभी कमरे में चलेंगे। उसने वेटर को बुलाकर कहा, ये बोतल, गिलास और खाने की चीज़ें हमारे कमरे में भेज दो, मेरा रूम नंबर है 406। वो मेरे साथ चलते हुए लड़खड़ाने लगी। मैंने उसकी कमर पर हाथ रखकर सहारा दिया, फिर उसे लिफ्ट तक ले आया। लिफ्ट के जरिए हम चौथी मंजिल पर पहुंचे, फिर 406 नंबर कमरे के दरवाजे पर आए। वो अपना परस खोलने लगी। उसका हाथ परस की जिप पर बहक रहा था। मैंने उसे परस लेकर खोला, उसके अंदर से कमरे की चाबी निकाली, फिर दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर ले आया। दरवाजे को लॉक नहीं किया, खुला रहने दिया। वो कमरा शाम को उसके बाप ने बुक करवाया था। फिर इस कमरे में आकर अपने कारीगर के जरिए खुफिया कैमरे और माइक नस्ब करवाए थे। वहाँ 2 कैमरे ऐसी जगह रखे गए थे कि एक कैमरे से पूरा कमरा दिखाई देता, दूसरे कैमरे से बेड नजर आता। अमेश भास्कर ने अपनी बेटी के साथ मेरी मुतहर्रिक फिल्म तैयार करने के सारे इंतजाम कर रखे थे। उन्हें यह यकीन था कि मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ, अपनी बदनामी कभी पसंद नहीं करूँगा। अगर ये सबूत दुनिया वालों के सामने पेश कर दिया जाए कि मेरे बिंदिया से ताल्लुकात हो चुके हैं और हम उन ताल्लुकात की हदें पार कर चुके हैं, तो मैं उससे शादी करने से इनकार नहीं कर सकूंगा और शर्म के मारे कभी ये नहीं सोचूंगा कि वो फिल्म किसी को दिखाई जाए। लिहाजा वो इस वीडियो फिल्म के जरिए मुझे ब्लैकमेल कर सकते थे।
मैंने दरवाजे के पास ही बिंदिया से कहा, तुम अंदर चलो, मैं इस वेटर को देख रहा हूँ, वो बोतल और गिलास ला रहा होगा, मैं उसे खाने का भी ऑर्डर दूंगा। वो अंदर चली गई। मैं बाहर आ गया, लेकिन उसके दिमाग में मौजूद रहा। उसके बाप ने उसे समझा दिया था कि वो कमरे के अंदर पहुंचकर स्विच बोर्ड के एक मखसूस बटन को दबाएगी तो वो खुफिया कैमरे और माइक ऑन हो जाएंगे। उसने मेरी मर्जी के मुताबिक उस स्विच बोर्ड के पास जाकर मखसूस बटन को दबा दिया। फिर मस्ती में आकर उस कमरे में टहलने लगी, रक्स के अंदाज में इधर से उधर जाने लगी। वो दो कैमरे उसकी तस्वीरें उतार रहे थे। उधर वेटर एक ट्रे में बोतल और गिलास लेकर आ रहा था। उसने करीब आकर पूछा, सर आप खाने में क्या पसंद करेंगे? मैंने कहा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब वापस नहीं आऊँगा। तुम मैडम के पास जाओ और ये बोतल उसे पिलाओ। मैंने हजार हजार के 5 नोट निकाल कर उसे देते हुए कहा, ये 5,000 है। तुम मैडम का दिल जिस कदर खुश करोगे, मैं उसी कदर तुम्हें इनाम दूंगा। सुबह मजीद 5,000 रुपये तुम्हें मिल सकते हैं। वो खुश होकर बोला, सर आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। आप बताएं मैं मैडम को किस तरह खुश करूँ? इस तरह के मैडम जो बोलें वो मान लेना, जो करने को कहें वही करना, कभी इनकार ना करना। इनकार करोगे तो मैं ये 5,000 भी तुमसे छीन लूंगा, वरना तुम्हें सुबह तक मजीद 5,000 मिलने वाले हैं। वो खुश होकर दरवाज़ा खोलकर कमरे के अंदर चला गया। उसने सोफों के दरमियान पहुंचकर शराब की ट्रे सेंटर टेबल पर रखी। मैंने बिंदिया के दिमाग पर कब्जा जमा लिया। वो वेटर को देखते हुए बोली, हाय धर्मवीर, तुम कहाँ चले गए थे? बड़ी देर कर दी, आओ मेरे करीब आओ। वेटर ने बौखलाकर उसे देखा, फिर कहा, मैडम मैं धर्मवीर नहीं हूँ। वो हंसते हुए बोली, तुम मुझे नशे में समझ रहे हो क्या? मैं तुम्हें पहचानती नहीं हूँ, आओ मेरे पास आओ। वो आगे बढ़कर उसकी गर्दन में बाहें डालकर उससे लिपट गई, फिर बेख्तियार उसे चूमने लगी। मैंने वेटर को बड़ी रकम का लालच दिया था। इसके अलावा वो जवान था, सेहतमंद था, जज्बाती था। एक हसीन और जवान लड़की उससे लिपटी जा रही थी, फिर भला वो कैसे दूर रह सकता था? जबकि मैंने उसे इजाज़त दे दी थी कि उसे मैडम की हर बात मानना होगी। लिहाजा वो भी खम ठोंक कर मैदान में उतर आया। मैं जीने से उतरकर नीचे जाने लगा। मैं लिफ्ट से भी जा सकता था, लेकिन आराम आराम से ख्याल खोनी करता हुआ नीचे विजिटर्स लॉबी में पहुंचकर एक सोफे पर बैठ गया। शांताबाई की तमाम दौलत और जायदाद हासिल करने के लिए वो बाप बेटी बेहयाई और बेगैरती की हदों को छू रहे थे। मैं भी उन्हें इंतहा तक पहुंचने का मौका फराहम कर रहा था। जब बाप खुद ये चाहता है कि उसकी जवान कंवारी बेटी की एक शर्मनाक वीडियो फिल्म तैयार हो जाए, तो फिर वो फिल्म तैयार हो रही थी। इस फिल्म में मैं नहीं था, कोई और था। हीरोइन वही थी, हीरो बदल गया था। कोई मुजायका नहीं, फिल्म तो तैयार हो रही थी। उस वेटर की तो ईद हो गई थी। वैसी दौलतमंद हसीना को कभी ख्वाब में भी हासिल नहीं कर सकता था, जबकि वो सचमुच उसे हासिल हो रही थी। वो मेरी मर्जी के मुताबिक बोलती जा रही थी, धर्मवीर मैं सारी जिंदगी तुम्हारी बांदी बनकर रहूंगी। बस तुम मेरा एक काम कर दो, शांताबाई को मौत के घाट उतार दो। इसके बाद तमाम दौलत और जायदाद तुम्हारे हाथों में रहेगी। नेहा अभी 16 बरस की है, वो दौलत और जायदाद का हिसाब नहीं जानती है। तुम उसे जैसा हिसाब समझाओगे वो वैसे ही समझेगी। वेटर इसके जवाब में कह रहा था, मैडम मैं नहीं जानता, तुम ना जाने किस दौलत और जायदाद की बात कर रही हो। मुझे तो तुम एक बहुत बड़े खजाने की तरह मिल रही हो, बस इसके बाद मुझे और कोई खजाना नहीं चाहिए। तुम ये खजाना लूट रहे हो, इसकी बात छोड़ो, काम की बात करो। शांताबाई का अस्पताल दिल्ली का सबसे बड़ा, सबसे मशहूर और सबसे मुनाफे बख्श अस्पताल है। मैं उसे अपने नाम करना चाहती हूँ, उसका सारा मुनाफा हासिल करना चाहती हूँ, और तुम ये सब कुछ कर सकती हो। मैंने उसके दिमाग में सवाल पैदा किया, ये काम तुम खुद क्यों नहीं कर लेती? तुम्हारा बाप भी बहुत शातिर है, वो किसी को कत्ल करने से ज़रा भी नहीं चूकता। वो बोली, तुम ठीक कहते हो, मेरी डैडी ने कोशिश की थी, शांताबाई के खाने में जहर मिलाया था, मगर वो किस्मत की धनी है। उस वक्त वो बच गई, तुम कोशिश करोगे तो नहीं बचेगी। वो हाँप रही थी, थक रही थी और बोलती जा रही थी। ऐसे वक्त मैंने उसके दिमाग को ज़रा सी ढील दी तो वो एकदम से चौंक गई। उसने एक वेटर को देखा जो उस पर छाया हुआ था। उसके हलक से एक चीख निकल गई। वह तड़प कर उसकी गिरफ्त से निकली, फिर बिस्तर से उतरकर तेजी से लिबास पहनते हुए चीख चीख कर बोलने लगी, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? कैसे आए हो? वो अपने होटल की वर्दी पहने हुए था। मैडम आपने खुद ही मुझे बुलाया था, मैं तो वापस जा रहा था, मगर आपने मुझे पकड़ लिया। मेरे ये कपड़े आपने ज़बरदस्ती उतरवाए हैं। वो हलक के बाल चीख कर बोली, बकवास मत करो। एक शरीफ लड़की के कमरे में घुसकर उसकी इज्जत से खेलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? जब वह शरीफ लड़की को शर्म नहीं आई तो मुझे क्यों आएगी? मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। तुमने मेरे बदन को छूने की जरूरत कैसे की? बड़े बड़े दौलतमंद मुझे देखकर ललचाते रहते हैं, मुझे हासिल करने के लिए तरसते रहते हैं, मगर मैं किसी को घास नहीं डालती। मगर आपने मेरे आगे तो घास डाल दिया। मेरा पेट भर गया, अब मैं जा रहा हूँ। वो जाना चाहता था। वो आगे बढ़कर उसका रास्ता रोकते हुए बोली, रुक जाओ, पहले ये बताओ तुमने मुझ पर क्या जादू किया था? मैं तुम जैसे छोटे लोगों को कभी मुंह नहीं लगाती। तुम जैसे लोग मुझे मिट्टी में रेंगने वाले कीड़े दिखाई देते हो। सच बताओ तुमने मुझ पर क्या जादू किया था? मैं क्या बताऊं, सीधी सी बात समझ में आती है। इस शराब की बोतल को देखें, आप आधी से ज़्यादा खाली कर चुकी हैं। आप नशे में मस्त हो रही थी, अपने आप को ही भूल रही थी, फिर मुझे कैसे समझती? मैं नशे में आपको वेटर नहीं, कोई धर्मवीर दिखाई दे रहा था। आप मुझे इसी नाम से पुकार रही थी और खुद को पेश कर रही थी कि आओ सनम, आ जाओ सनम, घर तुम्हारा है। वो परेशानी से उसे देख रही थी, सोच रही थी। उसे इस बात पर रोना आ रहा था कि उसने अपने खूबसूरत बदन को आज तक संभाल कर रखा था, किसी को हाथ नहीं लगाने दिया था। और जब पहली बार हाथ लगाया भी तो किसने? होटल के एक मामूली वेटर ने। छी,
उसे इस तरह लुट जाने का अफसोस हो रहा था, लेकिन मुझे नहीं हो रहा था, क्योंकि वो बदनीयत और मक्कार थी। शांताबाई को और उसकी बेटी को मार डालना चाहती थी। उनका सब कुछ हासिल कर लेना चाहती थी। ये सब कुछ हासिल करने की खातिर मेरे साथ कैमरे के सामने बेहयाई का खेल खेलना चाहती थी। वो खेल मैंने नहीं खेला, कोई और खेल गया, क्या फ़र्क पड़ता है। उसे तो इज्जत लुटानी थी, सो उसने लुटा दी। उसने अपने परस में से मुट्ठी भर नोट निकाले, वो हज़ार हज़ार के नोट थे। वो ने वेटर की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये तुम्हारी ज़ुबान बंद रखने की कीमत है। खबरदार किसी से जिक्र न करना कि तुम मेरे साथ इस तरह वक्त गुजार चुके हो। अगर मेरी ज़रा भी बदनामी होगी तो मेरा बाप तुम्हें गोली मार देगा। वो खुश होकर नोट गिनते हुए बोला, ये तो 10,000 हैं। मेरी ज़ुबान ज़िंदगी भर नहीं खुलेगी, ऐसे बंद रहेगी जैसे मैं मर चुका हूँ, आप बेफिक्र रहें। वो नोटों को अपनी जेबों में ठूंसता हुआ कमरे से बाहर आ गया। लिफ्ट के जरिए नीचे आया तो मैं वहां खड़ा हुआ था। मैंने जेब से 5,000 रुपये निकाल कर उसे दिए, फिर उसके इशाने को थपक कर कहा, जाओ ऐश करो। उस वेटर की तो चांदी हो गई थी। उसे दोनों तरफ से 10-10 हज़ार रुपये मिले थे। वो चला गया, मैं लिफ्ट के जरिए ऊपर आया। वो वॉशरूम में थी। मैंने कमरे में आकर दोनों खुफिया कैमरों से वीडियो कैसेट्स निकाली, फिर वहां से चुपचाप चलाया। उसे बचपन ही से अपनी खूबसूरती पर नाज था। जवान हुई तो अपने बदन को इस तरह साफ सुथरा रखने लगी जैसे आईने को साफ और शफाफ और चमकीला बनाकर रखा जाता है। उस आईने में एक जरा भी बाल नहीं आने दिया जाता। इस तरह उसने अपने आईने जैसे बदन में एक नुक्ता बराबर भी धब्बा नहीं लगने दिया था। आज एक नुक्ता तो क्या, उसका पूरा वजूद धब्बा बनकर रह गया था। वो शावर के नीचे खड़ी भीग रही थी, साबुन से बदन को रगड़ रगड़ कर साफ कर रही थी और रोती जा रही थी। वो क्यों रो रही थी? मैं उसके बदन से खेलता तो क्या वो दागदार ना होती? बेशक उस वक्त भी वो दागदार होती, मगर उसे रोना ना आता, क्योंकि इस सूरत में वो अपने बदन को भारी कीमत में कैश करवा रही थी। रोना इस बात पर आ रहा था कि फूल जैसे बदन को नज़ाकत से हिफाजत से संभाल कर रखने के बावजूद वो दो कौड़ी का हो गया था। अचानक ही उसे याद आया कि वहाँ कैमरे में 2 मूवी कैमरे ऑन थे। उनमें तमाम बातें और मनाजिर रिकॉर्ड हो चुके होंगे। उन्हें फ़ौरन ही निकाल कर ज़ाया करना होगा। वो अपने बाप को भी नहीं बताना चाहती थी कि उसके साथ क्या हो चुका है। उसने शावर को बंद किया, तौलिए से बदन को पहुंचा, फिर लिबास पहनकर वॉशरूम से बाहर आई और देखा तो वो ऑन नहीं था। उसने इसे खोलकर कैसेट निकालनी चाहिए तो अंदर कैसेट भी नहीं थी। वो हैरानी से सोचने लगी, क्या ये कैमरा अब तक खाली था और बंद पड़ा था? वो दूसरे कैमरे के पास आई, इसे भी खोलकर देखा तो वो खाली था। उसने फ़ोन के जरिए बाप से रब्ता किया, फिर कहा, हाय डैड, मैं बोल रही हूँ। हाय डार्लिंग, अच्छा खासा वक्त गुजर चुका है। मुझे यकीन है कि तुम उसे शीशे में उतार चुकी होगी। वह चुप रही। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, डैड आपने दोनों कैमरे खाली क्यों रखे थे? बाप ने हैरानी से पूछा, क्या कह रही हो? वो दोनों कैमरे खाली नहीं थे, उनमें कैसेट्स रखे हुए थे। क्या तुमने उस मखसूस बटन को दबाकर ऑन नहीं किया था? मैंने वो बटन ऑन किया था, मुझे क्या मालूम था कि वो अंदर से खाली है। ये क्या कह रही हो? वो कभी खाली नहीं हो सकते। क्या तुमने ज़्यादा पी लिया? नहीं डैड, वो सारी का सारा नशा उतर चुका है जो पीने से चढ़ा था। मैं नाकाम रही हूँ, पता नहीं वो धर्मवीर कहाँ चला गया है। कैसी बातें कर रही हो? तुम तो बड़ी समझदार हो, चालाक हो, किसी भी सूरत हाल से निमटना जानती हो, फिर वह तुम्हारे हाथ से फिसल कर कहाँ चला गया? बस क्या बताऊं, मैंने ज़्यादा पी ली थी। मुझे याद नहीं रहा कि वो कब मुझे छोड़कर चला गया और क्यों चला गया। ओ गॉड, मैंने तुम्हें समझाया था कि ज़्यादा ना पीना, उसे ज़्यादा पिलाना, ताकि वो बहकता रहे और तुम उसे शीशे में उतारती रहो। लेकिन ये तो बाजी ही उलट गई। तुम उसे अभी फ़ोन करो, मालूम करो कि वो कहाँ है, तुम्हें क्यों छोड़कर चला गया। मैं इस कमरे से जा रही हूँ, बाहर जाकर उसे फ़ोन करूँगी। आप अपने मुलाजिम से कह दें कि यहाँ से सारी चीज़ें हटा लें। वो उस होटल से बाहर आकर मेरे मोबाइल पर रब्ता करना चाहती थी। मैंने अपना मोबाइल बंद कर दिया। एक मूवी मेकर की दुकान में जाकर इन 2 कैसेटों की 2 कॉपियाँ तैयार करवाईं। उस मूवी मेकर को गायब दिमाग रखा ताकि वह इस कैसेट के मनाजिर को ना देख सके ना समझ सके। फिर उन कैसेटों की कॉपियों को अच्छी तरह पैक करने के बाद हमेश भास्कर का पता लिखकर उस दुकानदार को दिया, फिर 2,000 रुपये देते हुए कहा, यह बहुत बड़ी रकम है, अभी टैक्सी में जाओ और ये पैकेट इस पते पर पहुंचाकर वापस चले आओ। वो मेरे हुक्म के मुताबिक दुकान बंद करके वो कैसेट्स लेकर चला गया। मैं अपने बंगले में वापस आ गया। वहाँ अला बीबी नेहा की हैसियत से शांता के साथ बैठी हुई थी। मुझे धर्म अंकल कहा करती थी। उसने पूछा, धर्म अंकल आप कहाँ रह गए थे? हम बहुत देर इंतजार करने के बाद खाना खा चुके हैं। शांताबाई ने कहा, आप यहाँ बैठे, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। मैंने कहा, नहीं, तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगा, ज़रा आराम से लेटना चाहता हूँ। मैं बेडरूम में आकर बेड पर आराम से बैठकर हमेश भास्कर के अंदर पहुंच गया। वो दुकानदार उसी वक्त उसके बंगले के दरवाजे पर पहुंचा था और कॉल बेल का बटन दबा रहा था। मुलाजिम ने दरवाज़ा खोलकर पूछा, क्या बात है? दुकानदार ने कहा, साहब के नाम ये पार्सल है, उन्हें दे दो। वो मुलाजिम को दोनों कैसेट्स देकर चला गया। मुलाजिम उन्हें लेकर रमेश भास्कर के पास आया, फिर बोला, साहब एक आदमी आया था, उसने ये पैकेट दिया है। उसने परेशान होकर कहा, तुमने किसी अजनबी से ये पैकेट क्यों लिया? ऐसे पैकेटों में बॉम्ब छुपा कर रखे जाते हैं या कोई गैर कानूनी चीज़ छुपा कर भेजी जाती है? ख्वामखा पुलिस के चक्कर में फंसवा दिया जाता है, इसे जल्दी से खोल कर देखो। मुलाजिम ने इसके रैपर को हटाया तो 2 कैसेट दिखाई दिए। अमेश भास्कर ने इत्मीनान का सांस लिया, फिर उन्हें देखते हुए सोचने लगा कि कौन आया था, ये 2 कैसेट क्यों दे गया है।
मैंने उसके अंदर ख्याल पैदा किया कि मुझे अपने बेडरूम में जाकर अपने टीवी पर देखना चाहिए कि इन कैसेट में क्या है। उसने कमरे में आकर टीवी और वीसीआर को ऑन करके एक कैसेट को वीसीआर में रखा। रिमोट कंट्रोल लेकर दूर जाकर सोफे पर बैठकर टीवी और वीसीआर को रिमोट से ऑन किया तो होटल वाले पूरे कमरे का मंजर दिखाई दे रहा था। उसकी बेटी बिंदिया वेटर को धर्मवीर कहकर उससे लिपट रही थी। हमेश भास्कर हैरानी और बेयकीनी से देखने लगा कि उसकी बेटी को क्या हो गया। क्या वो इतनी नशे में है कि वेटर को धर्मवीर समझ रही है? वो देख रहा था और नजरें चुरा रहा था। शर्म की हदें पार की जा रही थी। उसने बटन दबाकर वीसीआर को बंद कर दिया। फिर वहां से उठकर वो कैसेट निकालकर उसने दूसरी कैसेट को चलाया तो स्क्रीन पर बेड का बिल्कुल करीबी मंजर दिखाई देने लगा। बिंदिया एक वेटर के साथ ऐसी हालत में थी जिसे बेहुदा बाप की आंखें भी ना देख सकीं। उसने फौरन इसे बंद कर दिया। बाहर कार का हॉर्न सुनाई दिया। वह समझ गया कि बेटी होटल से आई है। वो फौरन ही वहां से उठकर तेजी से चलता हुआ बाहर आया। वो कार से उतरकर अंदर आ रही थी। उसने पूछा, क्या नशा उतर गया? वह थकेब अंदाज में अपने कमरे की तरफ जाने लगी। फिर बोली, हाँ, नाकामी नशा उतार देती है, होश उड़ा देती है। उधर ना जाओ, मेरे बेडरूम में आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो उसके साथ बेडरूम में आई। उसने पूछा, क्या तुमने धर्मवीर से रब्ता किया था? हाँ, मगर उसका फ़ोन बंद है। तुम्हें धर्मवीर के साथ उस कमरे में जाना चाहिए था। फिर तुमने वेटर को क्यों बुलाया? धर्मवीर को कहाँ भगा दिया था? मैंने उसे कहीं नहीं भगाया। मेरी समझ में नहीं आता कि वो मुझसे कैसे बिछड़ गया और उसकी जगह वेटर कैसे आ गया। वो गुस्से में गरज कर बोला, इस तरह आ गया कि तुम नशे में थी। तुम्हें अच्छी तरह समझा दिया था कि ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए। डैड प्लीज़, आप नाराज़ ना हो। आप मेरे मजाज से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। मैं आपका गुस्सा भी बर्दाश्त नहीं करती हूँ। अभी एक घर छोड़कर चली जाऊँगी। जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ और उससे पहले ये कहना चाहता हूँ कि अभी कोई अजनबी आया था। वो 2 कैसेट दे गया। मैंने उन कैसेटों को देखा और जो कुछ देखा उसके बाद मेरा सर शर्म से झुक गया और देखना चाहता हूँ कि तुम्हें कितनी शर्म आती है। ये लो रिमोट और वीसीआर को ऑन करो। वो उसे रिमोट कंट्रोलर देकर कमरे से बाहर आ गया और इधर से उधर टहलने लगा। थोड़ी देर बाद बेटी की चीखों की आवाज़ आने लगी। वो नहीं नहीं कहकर चीख रही थी और रो रही थी। उसने कमरे की तरफ देखा। बेटी के रोने का अंदाज बता रहा था कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। नशे की हालत में उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अपने बेडरूम में आया। बिंदिया एक सोफे पर बैठी दोनों हाथों से मुंह छुपाए रो रही थी। उस वक्त मुझे भूल गई थी। शांताबाई की दौलत को भूल गई थी। बस एक सदमा था कि उसका हसीन और अनमोल बदन 2 कौड़ी का रह गया है। अब वो फखर से अपने आप को छूती नहीं कहेगी, अपना भाव नहीं बढ़ा सकेगी। वो कैसेट दुनिया को बताएगा कि वो फुटपाथ पर रेंगने वालों और होटल के वेटर की खुराक बनने वाली है। उसका कोई म्यार नहीं है बाजारिया। अमेश भास्कर ने कहा, हमारी ऊंची सोसाइटी में कोई भी ये कैसेट देखेगा तो हम शर्म से मर जाएंगे, किसी को मुंह नहीं दिखा सकेंगे। हमारी आन बान शान सब ही मिट्टी में मिल जाएगी। मानसू पहुंचते हुए बोली, वो कैमरे तो आपने लगवाए थे, फिर ये कैसेट किसी दूसरे के पास कैसे पहुंच गया? कौन है वो? उसे कैसे मालूम हो गया कि हम धर्मवीर के खिलाफ कुछ करने वाले हैं? अमेश ने कहा, यही मैं सोच रहा हूँ। हमारे कई दुश्मन हैं। शायद किसी को हमारी इस प्लानिंग का पता चल गया था। उसने वहाँ होटल में छुपकर हमारी इंतजामात देखे होंगे, फिर मौका पाकर उन कैमरों से कैसेट निकाल कर ले गया। वो झुंझला कर बोली, वो कौन है? वो कैसेट कहाँ ले गया? कुछ मालूम तो होना चाहिए। अगर इस वीडियो में धर्मवीर मेरे साथ होता तो बदनामी ना होती। बदनामी होने से पहले हमारी शादी हो जाती। लेकिन इस वीडियो कैसेट में होटल का बैरा साफ नजर आ रहा है, उसकी वर्दी दिखाई दे रही है। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रही। अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी, आत्महत्या कर लूंगी। वो सोचते हुए बोला, ऐसा जिसने भी किया है वो नहीं चाहता कि तुम धर्मवीर को फांस कर उससे शादी करो। वो तुम्हारा कोई आशिक दीवाना हो सकता है। फ़ोन की घंटी बजने लगी। उसने बेड के सरहाने जाकर फ़ोन का रिसीवर उठाया, फिर इसे कान से लगाकर कहा, हेलो। मैंने भराई हुई आवाज़ में कहा, तुम बहुत बाकमाल कैमरामैन हो। तुमने अपनी बेटी और उसके यार की बहुत अच्छी वीडियो फिल्म तैयार की है। इस वक्त बड़े मज़े से बैठकर देख रहे होगे। उसने पूछा, तुम कौन हो? इस वीडियो कैसेट के बारे में कैसे जानते हो? यह सुनते ही बिंदिया फ़ौरन उठकर फ़ोन के पास आई, फिर उसके वाइड स्पीकर को ऑन कर दिया। दूसरी तरफ से मेरी भराई हुई आवाज़ सुनाई दी, ये ना पूछो कि मैं कौन हूँ, इतना समझ लो कि नहले पे दहला हूँ। तुम अपनी बेटी की जैसी शर्मनाक फिल्म तैयार करना चाहते थे वो तैयार हो चुकी है। ये बात समझ में नहीं आई कि इस फिल्म को तैयार करने के लिए तुम्हारी बेटी को होटल का वेटर ही मिला था। वो अलग फाड़ कर चीखती हुई बोली, यू शट अप, बकवास ना करो, बताओ तुम कौन हो? तुमने ये कैसेट्स कैसे हासिल किए? तुम हमसे क्या चाहते हो? चाहता तो बहुत था। जब से जवान हुई हो मैं तुम्हारे हुस्न और शबाब का दीवाना हूँ। तुम्हें हासिल करना चाहता था, लेकिन अब वक्त गुजर चुका है। तुम तो झूठी हांडी बन चुकी हो। अब इस हांडी में कुत्ता भी मुंह नहीं डालेगा। वो तौहीन के साथ से और गुस्से से अलग फाड़ कर चिल्लाने लगी। फ़ोन की तरफ लपक कर इसे बंद करना चाहती थी। बाप उसे रोक रहा था। क्या कर रही हो? खामोश रहो, मालूम तो करने दो ये कौन है, हमसे क्या चाहता है? वो चीखते हुए बोली, ये ब्लैकमेलर है, इसे बोलने कि ये मेरी इंसल्ट ना करे। या जितनी रकम चाहता है आप इसके मुंह पर मारें और इसे कह दें कि इस वीडियो की मास्टर कॉपी हमारे हवाले कर दे। मैंने कहा, भास्कर, इस कुतिया को कहो भौंकना बंद कर दे, वरना कल सुबह इसकी नंगी जवानी को इश्तिहार बना दूंगा। अमेश ने गुस्से से बिंदिया को देखा, फिर डांट कर कहा, सुन रही हो ये क्या कह रहा है? अब ये तन्हाई में फ़ोन पर तुम्हें गाली दे रहा है तो तुम गुस्सा दिखा रही हो।
कल जब सारी दुनिया के सामने तुम गाली बन जाओगी तब क्या करोगी? क्या तुम्हारी आत्महत्या करने से हमारी और हमारे खानदान की इज्जत बहाल हो जाएगी? वो परेशान होकर बेबसी से फ़ोन की तरफ देखने लगी। जो कोई भी उसे ब्लैकमेल कर रहा था वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। वो जितनी भी गालियां देता उसे सुनना ही पड़ता। बाप ने उसे खामोश कराने के बाद फ़ोन पर कहा, मेरी बेटी खामोश रहेगी, प्लीज़ तुम बताओ क्या चाहते हो? तुम्हारी बेटी को चाहता था, लेकिन अब ये मेरे किसी काम की नहीं रही। अब इसकी हयासोज वीडियो फिल्म मेरे हाथ लग गई है। उसके ज़रिए मैं इसे ब्लैकमेल करूंगा। जब मैंने इस फिल्म को शुरू से आखिर तक देखा तो इसमें तुम्हारी बेटी साफ अल्फाज में इतराफ़ कर रही थी कि तुम लोगों ने शांताबाई के खाने में जहर मिलाकर उसे मार डालना चाहा, लेकिन वो बच गई। आइंदा तुम दोनों धर्मवीर के जरिए उसे कत्ल करवाना चाहते हो। भास्कर ये बातें सुन रहा था और घबरा कर अपनी बेटी को देख रहा था। फिर उसने माउथपीस पर हाथ रखकर पूछा, बिंदिया ये क्या कह रहा है? क्या तुमने नशे की हालत में वो सारी बातें उगल दी हैं? क्या तुमने इतराफ़ किया कि हम शांता को खाने में जहर मिलाकर दे रहे थे और नाकाम हो गए? वो परेशान होकर बोली, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ याद नहीं है कि मैं क्या करती रही, क्या कहती रही। भास्कर ने फ़ोन पर कहा, मिस्टर, हमने वीडियो फिल्म पूरी नहीं देखी है। हमने ये नहीं सुना है कि बिंदिया ने हमारे किसी जुर्म का इतराफ़ किया है, जबकि हमने कोई जुर्म नहीं किया और ना ही किसी को खाने में जहर मिला कर दिया था। सांझ को आँच किया। अभी जाएं, वीडियो फिल्म देखें और सारी बातें सुने। मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ, आधे घंटे बाद दोबारा फ़ोन करूँगा। कॉल यू लेटर। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। भास्कर ने फ़ोन को क्रैडल पर पटक कर कहा, पता नहीं तुमने क्या बकवास किया है। इस वीडियो फिल्म को चलाना होगा, देखना होगा, सुनना होगा कि तुम क्या बकवास करती रही हो। वो परेशान हो रही थी, झिझक रही थी। उसने कहा, बाहर जाए, मैं ये वीडियो फिल्म देखती हूँ। मैं बंद दरवाजे के बाहर खड़ा रहूँगा। आवाज़ इतनी ऊंची रखो कि मैं बाहर से सुन सकूँ। वो गुस्से से पाँव पटकता हुआ बाहर आ गया। दरवाजे को बंद किया, फिर वहीं खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद उसे अपनी बेटी और उस वेटर की आवाज़ें सुनाई देने लगी। हाय बाय की जज्बाती आवाज़ों के साथ वो बोल रही थी। भास्कर कान लगाकर तवज्जो से सुन रहा था। मैंने उसे फ़ोन पर जो कुछ कहा था वो सच साबित हो रहा था। वही बातें सुनाई दे रही थी। बिंदिया तरफ कर रही थी कि उन बाप बेटी ने शांताबाई को खाने में जहर मिलाकर देने की कोशिश की थी। अब नाकाम होने के बाद वो दोनों धर्मवीर के जरिए शांता और उसकी बेटी नेहा को ख़त्म कर देना चाहते हैं। भास्कर ने दरवाजे पर हाथ मारकर कहा, बंद करो ये वीडियो फिल्म, मैं अंदर आ रहा हूँ। वो अंदर आया, फिर गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, तुमने ये क्या किया बिंदिया? तुमने पिछले जुर्म का भी एतराफ़ किया और आगे हम जो करने वाले हैं उसका भी एतराफ़ किया। वो दोनों हाथों से सर थाम कर बैठी हुई थी। वो बड़बड़ा रहा था, ये वीडियो फिल्म हमारे नंगेपन को तो साबित कर ही रही थी, इस पर तुमने जुराइम का भी एतराफ़ किया है। हम इस वीडियो फिल्म के जरिए सिर्फ बेशरम ही नहीं, मुजरिम भी साबित हो रहे हैं। वो रो रही थी और कह रही थी, डैड, किसी तरह उस ब्लैकमेलर से इस वीडियो फिल्म की मास्टर कॉपियाँ ले लें। वो जितनी रकम मांगता है उसे दे दें, वरना मेरा गुरूर से उठा हुआ सर झुक जाएगा और मैं सर झुकाकर ज़िंदगी नहीं गुजारूंगी। वो दोनों मेरे फ़ोन का इंतज़ार करने लगे। मैंने कहा था कि आधे घंटे बाद फ़ोन करूंगा। वो उम्मीद कर रहे थे कि मुझसे समझौता हो जाएगा। अगर मैं लाखों रुपए का मुतालबा करूंगा तो वो मुतालबा तस्लीम करके मुझसे वीडियो फिल्म की मास्टर कॉपियाँ हासिल कर लेंगे। इसके बाद वो शर्मनाक बदनामी से बच जाएंगे और उन्हें कोई ये इल्ज़ाम नहीं दे सकेगा कि उन्होंने शांताबाई को जहर देकर मारने की कोशिश की थी और नाकाम होने के बाद आइंदा भी माँ बेटी को कत्ल करने का मंसूबा बना रहे हैं। ऐसा कोई सबूत किसी के पास नहीं रहेगा। उन्हें हर हाल में वो वीडियो फिल्म हासिल करनी थी और वो उम्मीद कर रहे थे कि उसे मुझसे हासिल कर ही लेंगे। आधे घंटे बाद उनकी उम्मीदों पर पानी फिरने लगा। मैंने उनसे रब्ता नहीं किया। वो बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। मुझे लाखों रुपए देने के लिए तैयार थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि मैं कौन हूँ और मुझसे आइंदा किस तरह रब्ता किया जा सकता है। उन्हें मेरे फ़ोन का इंतज़ार था। आधा घंटा तो क्या, कई घंटे गुजर गए। रात से सुबह हो गई। दोनों बाप बेटी उठते रहे, बैठते रहे, टहलते रहे। सारी रात जाग कर गुजार दी। उनकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी और आइंदा भी उनकी रातों की नींदें और दिन का सुकून बर्बाद होने वाला था। अब उन्हें शांताबाई और उसकी बेटी के खिलाफ साजिश करने की फुर्सत नहीं मिल सकती थी। जिस तरह हर नाकामी के पीछे एक कामयाबी छुपी रहती है, उसी तरह कामयाबी हासिल करने के बाद भी ये सोचना चाहिए कि इसके बाद नाकामी भी अपना मुंह दिखा सकती है। जीना और किबरिया अच्छी खासी कामयाबियां हासिल कर रहे थे। वह हिंदू और मुसलमानों को हमेशा के लिए मुत्तहिद तो नहीं कर सकते थे, लेकिन अपने हुस्न सलूक से और माली इमदाद के जरिए उनके दरमियान अच्छा खासा मेल मिलाप पैदा कर चुके थे। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि वह फसाद बर्पा करने वाले मुसलमान और हिंदू दोनों को गिरफ्तार करवा रहे थे। उनके खिलाफ ठोस सबूत पेश कर चुके थे। मुसलमानों में एहसान मोहम्मद और हिंदुओं में धीरज, इंस्पेक्टर ठाकरे और बहुत बड़े सियासतदान देवराज पटेल को गिरफ्तार किया जा चुका था। देवराज पटेल अपने हिंदुओं में बहुत मकबूल था। सभी उसे अपना लीडर और निजात दहिंदा मानते थे। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसके साथी सियासी लीडरों ने एहतजाज शुरू किया। वह हिंदुओं को सुहागन देवी के खिलाफ भड़काने लगे, उसके खिलाफ जुलूस निकालने और जगह जगह जलसे करने लगे। देवराज पटेल के सियासी साथी मुरारी और भंडारी हिंदुओं से कहते फिर रहे थे कि ये देवी जी बनावटी है, फ्रॉड है, यहाँ धोखा देने आई है। एक मुसलमान बिजनेसमैन हमजा उसे अपनी उंगलियों के इशारों पर नचा रहा है। ये हमजा खान दरअसल हिंदुओं की नहीं, मुसलमानों की माली इमदाद के लिए आया है। भंडारी ने हिंदुओं के एक जलसे में कहा, यहाँ आप लोगों को खुलकर बेवकूफ़ बनाया गया। आपके दुख सुख में शरीक होने के लिए देवी जी ने बड़े दिल गुर्दे का सबूत देते हुए आप लोगों को 2 करोड़ रुपए दिए हैं, लेकिन वहाँ मुसलमानों को इसे दुगनी रकम दिया।
देखा जाए तो ये आप लोगों के लिए इमदाद नहीं है, भीख है। हिंदुओं के मुंह पर तमांचा मारे। मुरारी ने दूसरी जगह हिंदुओं के जलसे में कहा, हिंदुओं को भीख के तौर पर 2 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये 2 करोड़ रुपए आप लोगों को बहुत ज़्यादा नजर आते होंगे। आप सोचें कि ऐसी सियासत क्यों खेली जा रही है? सिर्फ इसलिए कि वो हमारी ज़ात बरादरी की एक लड़की शकुंतला को अपने एक मुसलमान लड़के जान मोहम्मद की गोद में रखना चाहती है। आपकी इज्जत और गैरत से खेलना चाहती हैं। आपकी गैरत को कुचलने के लिए, आपका मुंह बंद करने के लिए उन्होंने 2 करोड़ रुपए दिए हैं। सुहागन देवी और हमजा खान की चालबाजी को समझने की कोशिश करें। देवराज पटेल बरसों से आपके दुख दर्द में शरीक रहते आए हैं। वो आपके हकूक से लड़ते हैं, मरते हैं। इसलिए उन्होंने सबसे पहले उन्हें गिरफ्तार करवा दिया, उन्हें आपसे दूर कर दिया, ताकि आपकी हमायत में बोलने वाला, आपके लिए लड़ने वाला यहाँ कोई ना रहे। जीना और किबरिया के खिलाफ बड़ी तेजी से मसाइल पैदा हो रहे थे। देवराज पटेल हुकूमती पार्टी का बहुत बड़ा लीडर था और एक शोबे का वजीर भी। उसकी गिरफ्तारी आर्जी तौर पर हुई थी, फिर आला हुक्काम ने उसे अपनी जमानत पर रिहा करवा दिया और उसकी गिरफ्तारी पर एतराज़ कर रहे थे। वहाँ के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने कहा, देवराज पटेल के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद हैं। आप उनकी फोटोस्टेट कॉपियाँ पढ़ सकती हैं। देवराज पटेल ने किबरिया के ज़रिए से रहकर अपने जुराइम का एतराफ़ तहरीरी तौर पर किया था। वह तफसीली एतराफ़नामा 10 सफ़ात पर मुश्तमिल था। फिर उसने जुराइम के एतराफ़ में जो कुछ लिखा था उसके सबूत के तौर पर कई दस्तावेज़ात भी मौजूद थीं। वैसी दस्तावेज़ात थी, ऐसे ठोस सबूत थे कि देवराज पटेल को फांसी पर भी चढ़ाया जा सकता था। और हुक्मरान पार्टी ये नहीं चाहती थी कि उनके सबसे बड़े सियासी लीडर के साथ ऐसा हो, उनकी पूरी पार्टी बदनाम हो जाए। वो उसे झूठ और गलत साबित करने की कोशिश करने लगे। देवराज पटेल, मुरारी और भंडारी ने कहा, वो असल में देवी नहीं है, उसके पास कोई आत्मा शक्ति नहीं है, वो शोबदेबाज है। किसी हद तक जादू जानती है। उसने जादू के जरिए या किसी शोबदेबाजी से देवराज पटेल को सैरज़दा करके उससे जुराइम का एतराफ़नामा लिखवाया। किबरिया उन सबके दिमागों में जा रहा था, उनके ख्यालात पढ़ रहा था। अब उसके लिए मसला पैदा हो गया था कि इस मुल्क के आला हुक्काम भी देवराज पटेल की हमायत में जद्दोजहद कर रहे थे, उसे हर हाल में इल्ज़ामात से बचा लेना चाहते थे। जीना ने कहा, किबरिया उसे इन इल्ज़ामात से बचना नहीं चाहिए, वरना वो रिहा होने के बाद फिर हिंदू मुस्लिम फसाद बर्पा करा देगा और हमारे खिलाफ ऐसी तहरीक चलाएगा कि हमारा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। किबरिया ने कहा, मैं समझ रहा हूँ कि आइंदा क्या हो सकता है, लेकिन मुश्किल यह है कि मैं तन्हा कितने लोगों के दिमागों में जाऊँ। मेरे अपने टेलीपैथी जाने वाले दूसरे अहम मामलात में मसरूफ़ हैं। वो आ जाएंगे तब भी पूरी हिंदू जनता के दिमागों में नहीं जा सकेंगे, क्योंकि ये लोग जगह जगह जलसे करके सभी को हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं। किबरिया फिक्रमंद हो गया था कि उसे इन हालात में क्या करना चाहिए। उसने ख्याल ख्वानी के जरिए मालूम किया था कि जो लोग देवराज पटेल को बचा लेना चाहते हैं उनमें कई योगा के माहिर हैं, जिनके दिमागों में वो पहुंच नहीं पाएगा। ये नहीं जान सकेगा कि वो पटेल को बदनामी और इल्ज़ाम से बचाने के सिलसिले में क्या कर रहे हैं। रेस्ट हाउस के सामने खुले मैदान में शामियाना लगाकर और एक ऊंचा सा स्टेज बनाया गया था। जीना ने हिंदू और मुसलमानों से वादा किया था कि वो शाम 4 बजे से 6 बजे तक उनसे मुलाकात करेगी और उनके दरमियान बैठकर बातें करेगी, उनके दुख दर्द सुनेगी, उनकी मदद भी करेगी। उस वक्त तक हिंदू लीडरों ने सुहागन देवी के खिलाफ महाज राय की इंतहा कर दी थी। हिंदुओं और कुछ मुसलमानों को इस कदर भड़का दिया था कि अब वो अकीदतमंद बनकर देवी से मिलने नहीं आ रहे थे। उनके दिलों में बड़ी हद तक नफरतें और शिकायतें पैदा हो गई थी और वो अपने दिल के फफूले फोड़ने के लिए वहां आए थे। जीना और किबरिया ऊंचे से स्टेज पर बैठे हुए थे। उनके सामने हिंदू और मुसलमान हज़ारों की तादाद में एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे। जो अकीदतमंद थे वो हाथ जोड़कर सर झुकाकर बातें कर रहे थे और देवी जी की जय कह रहे थे, उसके गुण गा रहे थे और वो जो मदद कर रही थी उसका एहसान मान रहे थे। एक हिंदू ने अपनी जगह से उठकर हाथ जोड़कर कहा, देवी जी, आप फरमाती हैं कि हिंदू मुसलमान एक हैं, एक जैसा शरीर, एक जैसा दिल और दिमाग रखते हैं, फिर आपने हिंदू और मुसलमानों की अलग अलग मदद क्यों की? हिंदुओं को सिर्फ 2 करोड़ रुपए दिए हैं और मुसलमानों को दुगनी से ज़्यादा रकम दी गई है। जीना ने कहा, आप ज़रा समझने की कोशिश करें। पिछले फसादात में हिंदू सिर्फ दर्जनों की तादाद में मारे गए हैं या उन्होंने नुकसानात उठाए हैं। उनके मुकाबले में मुसलमान हज़ारों की तादाद में मारे गए हैं, उनके घर जलाए गए हैं, उनके कारोबारों को तबाह किया गया है, उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसानात उठाए हैं, लिहाजा इस हिसाब से उन्हें ज़्यादा रकम दी जा रही है। एक और शख्स ने उठकर कहा, आप सिर्फ फसादात में मरने वाले और नुकसानात उठाने वाले हिंदुओं की गिनती कर रही हैं। यह नहीं समझ रही हैं कि आम हालात में भी हिंदू कितने गरीब हैं और कितने बेरोज़गार हैं, कितनी बेवाएँ हैं, कितने यतीम हैं। वो एक अरसे से अपनी ज़िंदगियों को मुश्किल से गुजारते आ रहे हैं। आप इस तरह गिनती करेंगी तो दुख मुसीबत उठाने वाले हिंदुओं की तादाद ज़्यादा नजर आएगी। मैं यहाँ फसादात से मुतासिर होने वाले हिंदुओं और मुसलमानों की मदद करने आई हूँ। जहाँ तक गुर्बत और बेरोज़गारी का ताल्लुक है तो हमारे हिंदुस्तान में ये मसाइल आज़ादी के दिन से चले आ रहे हैं। आज तक किसी हुक्मरान ने अपनी जनता की गुर्बत दूर करने की कोशिश नहीं की। वो सब वोट लेने के लिए गरीबी मिटाने का दावा करती हैं, लेकिन हुक्मरान बनने के बाद गरीबों को मिटाने की कोशिश करने लगते हैं। किबरिया ने कहा, यह हुकूमत का फ़र्ज़ और यहाँ की इलाकाई तंजीमों का फ़र्ज़ है कि वो यहाँ के गरीब हिंदुओं और मुसलमानों की बेहतरी के लिए एक मस्बत प्रोग्राम बनाएं। हम थोड़ी बहुत माली मदद तो कर सकते हैं, लेकिन किसी को रोज़गार नहीं दिला सकते। यह हुकूमत का काम है। हम किसी को कारोबार से नहीं लगा सकते। ये यहाँ की तंजीमों का काम है कि वो आपस में चंदा इकट्ठा करके किसी को रोज़गार से लगाएं।
किसी की सलाहियतों को उभारने के लिए उसे आगे बढ़ाएं। एक हिंदू पहलवान ने मजमा से उठकर किबरिया से कहा, ए तुम ना बोलो, हम अपनी देवी जी से बातें कर रहे हैं, तुम खामोश रहो। इस पर मुसलमानों ने उठकर कहा, तुम हमजा खान साहब से इस तरह पेश नहीं आ सकते, उनसे तमीज़ से बात करो। हिंदुओं ने उठकर कहा, क्या तुम मुसलमान हमें तमीज़ सिखाने आए हो? क्या हमसे फिर झगड़ा करने और मरने आए हो? जीना ने माइक के सामने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मैं आप सबसे विनती करती हूँ, खामोश हो जाएं, एक दूसरे से ना बोलें, जिसे बोलना हो वो मुझसे बोले। एक हिंदू ने कहा, ठीक है, हम आप ही से कहते हैं कि हम हमजा खान की बातें नहीं सुनेंगे, ये मुसलमान है और इनकी हमायत में बोल रहे हैं। जीना ने कहा, बैठ जाओ, भगवान के लिए बैठ जाओ, मेरी बात सुनो। ये ना कहो कि हमजा खान सिर्फ मुसलमान है, नहीं, मैं ये हमजा खान पहले इंसान है। ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ। आप सब मेरे और हमजा खान के इत्तेहाद को समझें, ये सबक हासिल करें कि आपस में मोहब्बत हो, इत्तेहाद हो तो किस कदर फ़ायदा पहुँचता है। हमजा खान की दौलत और मेरी मोहब्बत आपको फ़ायदे पहुँचा रही है। किबरिया एक तरफ बैठा हुआ था। वो समझ रहा था कि बहुत से हिंदू और उनमें कुछ मुसलमान भी यहाँ फिर से इख्तलाफात पैदा करने और फसादात बर्पा करने आए हैं। सुबह से अब तक मुरारी और भंडारी जैसे सियासी लीडरों ने उन्हें अच्छी तरह भड़काया था। वहाँ मुखालफत में बोलने वाले इतने लोग थे कि किबरिया उन सबके दिमागों में पहुंचकर उन्हें अपनी तरफ मायल नहीं कर सकता था। जीना ने कहा, कल मैं हिंदुओं के जलसे में भी थी और मैंने मुसलमानों को भी मुखातिब किया था। तब लोग हज़ारों लाखों की तादाद में थे। तब किसी ने मेरी मुखालफत नहीं की थी, सब मेरी मानते रहे थे। आज भी मैं सच्ची और जायज़ बातें कह रही हूँ, लेकिन देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग ख्वामखा इख्तलाफात पैदा कर रहे हैं। मैं मुखालफत करने वालों से कहती हूँ कि साफ साफ कह दें वो क्या चाहते हैं। एक ने अपनी जगह से उठकर कहा, हमारे दो मुतालबात हैं। एक तो ये कि हमारी मदद की जाए, हमें भीख ना दी जाए। अगर मुसलमानों को 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं तो हमें 10 करोड़ मिलने चाहिए, क्योंकि मुसलमानों के मुकाबले में हम हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है। मुसलमानों के मुकाबले में हमारे हिंदू ज़्यादा बेरोज़गार, गरीब और मोहताज हैं। एक और हिंदू ने उठकर कहा, हमारा दूसरा मुतालबा यह है कि सिर्फ रकम देने से हमारा ज़मीर और हमारी आत्मा मुतमईन नहीं होगी। हमारी गैरत का तकाजा है कि हमारे हिंदू धर्म की बेटी, हमारी ज़ात बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली शकुंतला को वापस लाया जाए। एक मुसलमान उसे भगा कर ले गया है, सभी जानते हैं उसका नाम जान मोहम्मद है। वो यहाँ की एक मिल का मालिक है। अगर शकुंतला वापस ना मिली तो हम उस मिल को तबाह कर देंगे, उसे आग लगा देंगे। जीना ने कहा, आप अपने मुल्की कवानीन के खिलाफ बातें कर रहे हैं। यहाँ हिंदू मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों को मिलजुल कर रहने, एक दूसरे से शादियां करने, एक दूसरे के साथ घर आबाद करने की इजाज़त है। ऐसा हिंदुस्तान के हर सूबे और हर शहर में हो रहा है। मैं मिसालें दे चुकी हूँ और आप भी जानते हैं कि कितने ही हिंदुओं ने मुसलमान औरतों से शादियां की हैं। फिर जब कोई मुसलमान किसी हिंदू औरत से शादी करता है तो आप एतराज़ क्यों करते हैं? एक शख्स ने उठकर कहा, मैं रिश्ते में शकुंतला का मामू लगता हूँ, हम राजपूत हैं, अपनी ज़ात बरादरी से बाहर अपनी लड़की किसी को नहीं देते। अगर हमें शकुंतला वापस ना मिली तो यह हमारी गैरत को ललकारने वाली बात होगी। अब इस अंदाज में चैलेंज किया जा रहा था कि जीना और किबरिया दोनों ही परेशान हो गए। वो अपनी ज़ात बरादरी और अपनी गैरत की बातें उठाकर तमाम हिंदुओं की हमायत हासिल कर रहे थे। कितने ही हिंदू नारे लगाने के अंदाज में मुतालबे कर रहे थे कि शकुंतला को वापस लाया जाए, जान मोहम्मद को इसी सूरत में मुआफ़ किया जाएगा और उसे यहाँ अपना कारोबार करने की इजाज़त दी जाएगी जब उनकी हिंदू लड़की उन्हें वापस मिल जाएगी। पिछले रोज़ जो जलसा हुआ था उसमें यह मालूम हो चुका था कि शकुंतला मुंबई में सुहागन देवी के पास है और जान मोहम्मद भी वहाँ पहुँचा हुआ है। यहाँ के पुलिस अफसर ने फ़ोन के ज़रिए जान मोहम्मद से बातें की थी। ये तमाम बातें हिंदू और मुसलमानों को मालूम थी कि शकुंतला और जान मोहम्मद यहाँ से फ़रार होने के बाद सुहागन देवी के बंगले में पनाह ले चुकी हैं। अब हिंदू ये कह रहे थे कि सुहागन देवी ने जानबूझकर एक हिंदू लड़की को मुसलमान की आगोश में पहुँचाया है। ये सरासर बेशर्मियाँ। उन्हें फ़ौरन उस बंगले से निकाला जाए या अलग रखा जाए और शकुंतला को जल्द से जल्द यहाँ लाया जाए। ये सब कुछ सुहागन देवी के हाथ में है। वो चाहे तो आज ही ऐसा कर सकती है। ऐसे मुतालबात ने मामले को मज़ीद पेचीदा बना दिया। शकुंतला और जान मोहम्मद दिल की गहराइयों से एक दूसरे को चाहते थे। वो किसी हाल में अलग नहीं हो सकते थे। अपनी जान तो दे सकते थे। उन्हें एक दूसरे से अलग करने और दूर करने का मतलब यही होता कि उन्हें जानबूझकर जीते जी मरते रहने पर मजबूर किया जाएगा। इन मुखालिफ हिंदुओं की तसल्ली के लिए फ़िलहाल तो कुछ कहना ही था, इसलिए जीना ने किबरिया की मर्ज़ी के मुताबिक कहा, मैं शकुंतला और जान मोहम्मद से इस सिलसिले में बात करूंगी, उन्हें समझाऊंगी, उन्हें एक दूसरे से अलग करूंगी, फिर शकुंतला को आप तक पहुंचा दूंगी। किसी को समझाने और अपने फैसले पर अमल कराने के लिए ज़रा वक्त लगता है। एक ने कहा, वक्त नहीं लगेगा, आप देवी जी हैं, सभी आपकी बात मानते हैं, शकुंतला भी आपकी बात मानेगी। जीना ने कहा, तुम गलत कह रहे हो, सभी मेरी बात नहीं मानते हैं। अगर मानते तो पहले तुम क्यों नहीं मान रहे हो? जिद ना करो, मुझे थोड़ा सा वक्त दो। मैं ये नहीं चाहूँगी कि यहाँ फिर से फसादात बरपाऊँ। मैं हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद कायम करने और अमन अमान कायम रखने के लिए उन दोनों को राज़ी कर लूँगी। उन हिंदुओं को सियासतदानों ने बहुत अच्छी तरह भड़काया था। वो वहाँ मसाइल पैदा करने आए थे। जब जीना ने उनकी तसल्ली के लिए इतना कुछ कह दिया और यकीन दिलाया कि उनकी हिंदू लड़की वापस कर दी जाएगी, तो उन्होंने एक नया मसला उठाया। एक ने अपनी जगह से उठकर कहा, देवी जी, आप भी हिंदू हैं, ऊंची ज़ात की बरामन है,
हम ये कैसे बर्दाश्त करें कि आप एक मुसलमान के साथ रहती रहें? जीना ने परेशान होकर किब्रिया की तरफ देखा, फिर उसकी मर्जी के मुताबिक कहा, मैं आप लोगों से पहले भी कह चुकी हूँ कि हम हिंदू या मुसलमान बाद में हैं, पहले इंसान हैं। ये लाखों करोड़ों रुपए आप लोगों की इमदाद के लिए देते रहते हैं, इसलिए मैं इनसे ताल्लुक़ रखती हूँ। इनके साथ जगह जगह जाती आती रहती हूँ। एक और हिंदू ने उठकर कहा, मुंबई के कितने ही दौलतमंद सेठ भी लाखों करोड़ों रुपए देकर मदद करते हैं, मगर वो तो आपके साथ नहीं घूमते फिरते, फिर ये मुसलमान आपके साथ क्यों रहते हैं? जीना ने नागवारी से पूछा कि आप लोग मेरे किरदार पर शक कर रहे हैं। हम जानते हैं, मानते हैं कि आप पारसा हैं, आप बहकने वाली नहीं हैं, लेकिन दूसरा तो पारसा नहीं हो सकता, दूसरा तो बहका सकता है। अगर आप चाहती हैं कि आप पर शुबा ना किया जाए तो बेहतर है आप इस मुसलमान से दूर रहें। अगर इसके दिल में हमदर्दी है और ये अपनी दौलत से हिंदू और मुसलमानों की मदद करना चाहता है तो आपसे दूर रहकर भी कर सकता है। जीना का दिल डूब रहा था। किब्रिया से दूर रहने का तस्वुर उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। आखिर वही हो रहा था जिसका उसे डर था। वो शकुंतला और जान मोहम्मद के हालात देखकर सहमी रहती थी। किब्रिया से भी कह चुकी थी कि इस देश में हिंदू मुसलमान की इत्तेहाद की बात सभी करती है। मुसलमान औरतों से शादियां भी करती हैं, लेकिन जब कोई मुसलमान किसी हिंदू लड़की से शादी करना चाहे तो इसे गैरत का मसला बना लेते हैं, फसादात बर्पा कर देते हैं। हमारा क्या बनेगा? किब्रिया ने उसे समझाया था कि परेशान नहीं होना चाहिए, जब ऐसा वक्त आएगा तो देखा जाएगा। अब ऐसा वक्त आ रहा था। वह मुखालफत करने वाले हजारों हिंदुओं के सामने स्टेज पर खड़ी हुई थी। किब्रिया उसके अंदर था और उसकी घबराहट को समझ रहा था। उसे तसल्लियां दे रहा था, तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। दुनिया वाले हमें लाख अलग करना चाहें मगर हम जुदा नहीं होंगे। तुम ज़रा हिकमत अमली से काम लो। फिलहाल उनसे ऐसी बातें करो कि उनकी तसल्ली हो जाए और बात ना बिगड़े। ये हिंदू अपने लीडरों के बहकाने पर यहाँ बात बिगाड़ने आए हैं। वो बोली, कल सुबह मैं यहाँ से जा रही हूँ, हमजा साहब भी चले जाएंगे, फिर मुझ जैसी हिंदू लड़की भी आपको मुसलमान के साथ नज़र नहीं आएगी। देवी जी, हम आपको जाने के लिए नहीं कह रहे हैं, आप जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं, लेकिन आप यहाँ एक रात भी रहेंगी तो मिस्टर हमजा आपके साथ नहीं रहेंगे। इन्हें अंधेरा होने से पहले यहाँ से चले जाना चाहिए। किब्रिया को उनकी हट धर्मी, बेतमादी और दुश्मनी पर गुस्सा आ रहा था। जी चाह रहा था कि अभी उठकर माइक के सामने आए और ये ऐलान कर दे कि वो अभी इसी वक्त उनकी सुहागन देवी के साथ मुंबई वापस जा रहे, लेकिन ऐसा करने से बात बिगड़ जाती। उनसे अकीदत रखने वाले हिंदू और मुसलमान उन्हें वहाँ से जाने ना देते और दुश्मनी रखने वाले उन्हें चले जाने पर मजबूर करते। इस तरह उनके दरमियान फिर से फसादात शुरू हो जाते। उसने उस वक्त बड़े सब्र व तहम्मुल से काम लिया। जीना ने उसकी मर्जी के मुताबिक कहा, ठीक है, मैं आप लोगों को नाराज़ नहीं करूंगी। मैं कह चुकी हूँ मैं यहाँ अमन-ओ-अमान कायम करने आई हूँ और इसकी खातिर मैं हमजा साहब से भी अलग हो जाऊंगी। ये अभी यहाँ से शहर चले जाएंगे और वहाँ किसी होटल में क्याम करेंगे। मैं इनके साथ मुंबई से आई हूँ, लिहाजा कल सुबह इनके साथ वापस चली जाऊंगी। इस बात पर उसके तमाम अकीदतमंद शोर मचाने लगे, एतराज़ करने लगे, हाथ जोड़कर कहने लगे, देवी जी, आप इतनी जल्दी नहीं जाएंगी, आप यहाँ रहेंगी। आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे सचमुच कोई देवी हमारे पास आ गई है। आप हमारे जख्मों पर मरहम रख रही हैं, हमारे दुख दर्द दूर कर रही हैं। भगवान के लिए आप ना जाएं। उसने दोनों हाथ उठाकर उन्हें खामोश रहने को कहा, फिर कहने लगी, मेरी बहनों और भाइयों, हम सबको ऐसा अमल करना चाहिए जिससे बात कभी ना बिगड़े बल्कि बनती रहे, दोस्ती मोहब्बत और अमन-ओ-अमान कायम रहे। मैं सिर्फ इसलिए जाऊंगी कि मेरे जाने से आप लोगों का भला होगा। यहाँ रहूंगी तो फिर नए मसाइल पैदा होंगे। यहाँ के सियासतदान और मुझसे दुश्मनी करने वाले देवराज पटेल कभी मुझे यहाँ सुकून से नहीं रहने देंगे और आप लोगों में से एक एक को भड़काते रहेंगे। कल तक जो लोग मेरे अकीदतमंद थे वो आज यहाँ खड़े होकर मेरी मुखालफत में बोल रहे हैं। आप इसे अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ मेरे खिलाफ कैसी साजिशें की जा रही हैं। फिर वो दोनों हाथ जोड़कर बोली, मैं आपसे विनती करती हूँ, आपकी और मेरी भलाई के लिए है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, वरना ये लोग मुझे जानी नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो क्या आप लोगों को दुख नहीं पहुँचेगा? बहुत से लोग रोने लगे, बुलंद आवाज़ में बोलने लगे, हम आपको नुकसान नहीं पहुँचने देंगे। आप अपनी भलाई के लिए जो बेहतर समझती हैं वही करें। हम आपके सामने सर झुकाते रहेंगे। वहाँ सर झुकाने वाले भी थे और गुरूर से सर उठाकर मुखालफत करने वाले भी थे, और इस वक्त मुखालफत करने वालों का पलड़ा भारी था। उनके इत्मीनान के लिए उसे और किब्रिया को अब इस शहर से बल्कि पूरे गुजरात से निकल जाना चाहिए था, वरना यह अंदेशा था कि शकुंतला और जान मोहम्मद की तरह उन दोनों को भी जुदा कर दिया जाएगा।